अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई सिटी एट 10 शुरू होगा और फिर आपको सारी सिटी की जो है वो अपडेट्स पता चलेंगी। कल से लेके अब तक क्या कुछ हुआ, बजट में क्या होता रहा और किस तरीके से जो है कौन सी चीज़ में आपको रिलीफ दिया गया है और कौन सी चीज़ में रिलीफ नहीं दिया गया है, तनख्वाहदार को जो है वो कितना रिलीफ मिलेगा, इसके अलावा जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए क्या क्या खुशखबरियां हैं। लेकिन ये सारी बातें होंगी हमारे उस सेशन में जिसमें हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट मौजूद होते हैं। अभी हम बात करते हैं आपकी खूबसूरती की। अभी हम बात करते हैं कि आप अपनी जल्द को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, ये जो खूबसूरत बनाना, इसकी जो रेमेडीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होती हैं और ये बड़ा काउंट करती हैं, क्योंकि लोग जो है इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं और वे चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, हमें कुछ समझ आ जाए, कोई टोटका मिल जाए, कोई परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाए जिससे हम अपनी स्किन को जो है वो बेहतर बनाएं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे और हमारी स्किन जो है बिल्कुल बेबी लुक हो जाए उसकी, यानी कि यंग लुक हो जाए। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि ऐसे में इतनी जल्दी जो है वो यंग लुक और इस तरह की जो स्किन होती है वो हो नहीं पाती। उसका रीज़न ये होता है कि उसके लिए आपको करनी पड़ती है बहुत मेहनत। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो जाए, हमारी स्किन का जो ग्लो है वो वापस आ जाए, बरकरार हो जाए, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो रेमेडीज़ करते हैं या हमें जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं वो रेमेडीज़ कुछ इस तरीके की रेमेडीज़ होती हैं कि वो बहुत लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ होती हैं और उन रेमेडीज़ का जो है वो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा होता है। और लोग क्या करते हैं कि थोड़े अरसे ये रेमेडीज़ करते हैं और उसके बाद जो है फिर ये रेमेडीज़ लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, अब जब लोग छोड़ देते हैं तो लोगों को ये नुकसान होता है कि वो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो है एक के बाद एक चीज़ें करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो अब बताते हैं कि आपकी रंगत जो है वो गोरी कैसे हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो आपने ये करना है कि आपने लेना है हल्दी, फिर आपने लेना है शहद और फिर आपने जो है उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है क्या करना है, आपने इसके अंदर लेमन भी ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर लेमन ऐड कर लें। तो गोरी रंगत, हल्दी, दही और शहद का मास्क लगाइए। ये मास्क जो है वो न सिर्फ आपके रंग को निखारेगा बल्कि ये मास्क जो है ये आपकी स्किन को ग्लो लेके आएगा, यंग लुक देगा। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो बेबी स्किन हो जाएगी। 15 से 20 मिनट आपने ये HTC का मास्क लगाना है जो कि हल्दी, दही और शहद से मिलकर बना हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपने 15 से 20 मिनट इसको लगा के छोड़ देना है। 2 से 3 टेबल स्पून आपने दही लेना है, 1 चमचा शहद लेना है, फिर 15 से 20 मिनट तक इसको आपने लगाना है और फिर आपने लगाने से पहले इसका एक पैच जो है उसको टेस्ट ज़रूर करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई एलर्जी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके लिए जो है पहले से पता चल जाएगा कि एलर्जी नहीं है। तो आपने इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन ये HTC का मास्क लगाना है और फिर ज़रूर हमें बताना है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने एक ख़बर देखी, एक ख़बर सुनी कि कुछ लोग ईद बकरीद के दिनों में ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं कि वो अपने घरों की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, अपनी जो है वो चीज़ें साफ़ कर रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपना जो है वो टैंक क्लीन कर रहे थे और फिर हादसा हो गया। तो फिर इस हादसे के हवाले से मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये जो हादसा हुआ टैंक क्लीनिंग का, ये बड़ा अफसोसनाक हादसा था। तो आपको जो है वो देखभाल करके जो है वो ये तमाम तर चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी जो हमारी सिटी अपडेट्स हैं वो सिटी अपडेट्स जो हैं वो हमारी क्या हैं। तो हमारी सिटी अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो हमारा जो प्राइस है, जो गोल्ड का प्राइस है वो कुछ इस तरह से है कि आलमी मार्केट में सोना $43 महंगा होकर $3,400 फ़ी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना $4,300 महंगा होकर $3,58,400 का हो गया। 10 ग्राम सोना $3,687 महंगा होकर $3,07,270 का हो गया। 1 तोला चांदी ₹159 इजाफे से $3,745 की हो गई। अब मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं और मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि शहर कायद में जो है वो गर्मी इस वक्त बरकरार है, उसकी शिद्दत बरकरार है, मौसम गर्म है और मरतूब है। महकमा मौसमियात ने जो है इस हवाले से कहा है कि शहर में वक्फे से तेज़ रफ्तार हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है।
मगरिब सिम से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ये हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, अब चले जाते हैं हम हमारी दाल माश के ऊपर। दाल माश जो है आपने जल्दी से अपनी ग्रॉसरी करनी होगी, स्टैटिक रेट सुनते जाए। तो दाल माश है उसकी जो स्टैटिक रेट है वो है 385, फिर उसके बाद जो मूंग की दाल है वो है 380, फिर जो मसूर की दाल है वो है 260, फिर जो है वो दाल चना जो है वो है 280 और फिर काबली चना जो है वो है 350। अच्छा जी, तो ये तो हो गए हमारे सिटी अपडेट्स और ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की। अब शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद अपडेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम बात करेंगे ईद के हवाले से कि ईद के दिनों में बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि सफाइयाँ कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इसका जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे होते हैं कि सफाइयाँ कर रहे होते हैं और वो ख्याल नहीं रखते बहुत सारी चीज़ों का, और टैंक साफ़ करना है या कोई 2 छती साफ़ करनी है या कोई ऐसी जगह, ऐसा कमरा साफ़ करना है जो काफ़ी टाइम से बंद है, उसके बावजूद भी वो ये सोचते नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो ये समझते नहीं हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हो सकती हैं, कोई जानवर हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं, और फिर वो वहाँ चले जाते हैं और कई ऐसे हादसात होते हैं, कई ऐसी बातें जो हैं वो सामने आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई लोग जान से चले जाते हैं, कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, दम घुटने की और इस तरह की जो है वो शिकायत मिलती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ में हम शेयर करते हैं कि आप अपना वाटर टैंक जो है वो कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो भाई आप अपना वाटर टैंक ऐसे साफ़ कर सकते हैं कि सबसे पहले जो एहतियात आपने करनी है वो आपने एहतियात ये करनी है कि अपने आपने जो आपकी जो वाटर सप्लाई है ना वो बंद कर देनी है। यानी कि पहले आपने जिस जगह जिस टैंक को साफ़ कर रहे हैं उस टैंक को आप खाली करें, फिर वहाँ पर जो पानी आता है, वाटर सप्लाई है, वो आपने बंद कर देनी है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि वो जो एम्प्टी आपका एक पूरा टैंक है उसमें आपने जो है स्क्रब करना है। यानी कि आपने कोई भी ऐसा ब्रश, कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आपका वहाँ पर मौजूद जो डेबरे है या जो मिट्टी है वो उसको आप साफ़ करें, लेकिन आपने ग्लव्स पहनने, अपने हाथों से ये तमाम तर चीज़ें जो है ये साफ़ नहीं करनी है। फिर आपने जो है क्या करना है, उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जरासीम से बचाने के लिए आपने करना है कि जो सोल्यूशन है ना, आपने एक पार्ट लेना है ब्लीच का और 10 कतरे यानी कि 10 पार्ट्स यानी 10 कतरे जो है वो आपने लेने हैं पानी के, जबकि एक पार्ट आपने यानी हाफ ऑफ जो कहना चाहिए कि पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा आपने डालना है ब्लीच। फिर उसके बाद आपने उसको जो टैंक्स की जो वॉल है उसके ऊपर 30 मिनट्स के लिए लगाकर उसको छोड़ देना है। अच्छा, फिर आप वहाँ से बाहर आ जाएं और ये ब्लीच और पानी आप लगा के उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि स्क्रब यूज़ करना है और फिर उसकी वॉल्स को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से धोना है, बार बार धोना है, लेकिन हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। फिर ये जब सब धुल जाए तो आपने डेफिनेटली इस टैंक को जो है वो ड्राई करना होगा, तो आप इसका जो ढक्कन वगैरह है वो खोल दें। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि तमाम तर जो अगर वहाँ पर जरासीम है वो आपको लगता है, जो मिट्टी है, जो काही है, जो गंद है वो निकल गया है, तो डेफिनेटली फिर आप उसको ड्राई करने के बाद उसको इसी तरीके से रखेंगे। फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद उसका ढक्कन ढक देंगे, लेकिन टैंक में जाने से पहले भी आपने ढक्कन को खोल देना है। कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे पहले ढक्कन खोल देना है। उधर आपने हवा देनी है, अगर कोई फ़ैन वहाँ मौजूद है या छोटा फ़ैन आप लगा सकते हैं तो आपने लगाना है और इस तरीके से आपने धोना है। और अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी जो दीवारें हैं आपके टैंक की वो ऑलरेडी साफ़ हैं, तो फिर आपने उसके ऊपर ब्लीच नहीं लगानी है, फिर आपने उसको सादे पानी से ही जो है वो धो लेना है और फिर आपने इस तरह से अपना टैंक साफ़ करना है। और उसके बाद फिर आपने कम से कम ये जो प्रैक्टिस है ये 6 से 12 महीने में रिपीट करनी है। नहीं, हर 6 महीने में आप अपना टैंक धो लें तो वो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। और फिर 10 से 15 दिनों में ज़रूर अपने टैंक का ढक्कन खोल के जो है वो ये आप देखा करें कि भाई टैंक की सूरत हाल क्या है और टैंक में क्या कुछ है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं हम ऐसे लोगों की कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि हमें पता है कि हमसे जेलस हैं, हमें पता है कि शायद वो कुछ बैड चीज़ें या बुरे अमलियात या बुरी चीज़ें हम पर करते हैं, लेकिन जानते बूझते भी हमारी मजबूरी होती है कि हम इन लोगों के साथ होते हैं, हम इन लोगों को कुछ कह नहीं सकते। ये हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, दूर के जानने वाले भी हो सकते हैं, करीबी भी हो सकते हैं, लेकिन जो हासिद है ना, आप उसको कभी मुतमईन नहीं कर सकते। यानी हसद करने वाले को आप कभी भी मुतमईन नहीं कर सकते। अब हासिद जो है उसको ये हसद, जलन या जेलसी क्यों होती है? क्योंकि वो आपसे नहीं जलता, वो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है।
उसको प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया है, आपको जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, वो क्यों दिया है? क्योंकि वो कभी ये जानने की, पहचानने की कोशिश नहीं करता कि ये सब चीज़ें उसको भी मिल सकती हैं। लेकिन कभी वो आपके वालिदैन से जलता है, कभी वो आपसे जलता है, कभी वो आपके काम से जलता है, कभी अगर वो आपका दोस्त ना बन सके तो जलता है, कभी आपकी फैमिली उससे ना मिलती हो तो जलता है, कभी इन केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़के लड़कियों के केसेस में कोई लड़का किसी को पसंद करता है, कोई लड़की किसी को पसंद करती है, तो वो लड़के से जलती है कि उसकी शादी कहीं और हो गई, और फिर उस बैड इंटेंशन के थ्रू जो है लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और एक दूसरे पर बुरे बुरे अमलियात कराते हैं। अच्छा, अब ये जो बुरे अमलियात होते हैं, ये अमलियात जो हैं, इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इनसे बचने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इन अमलियात से बचने के लिए एक तो आप जब भी सुबह सोकर उठें तो आप वज़ू में रहें और बावज़ू रहें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने पढ़नी है चारों कुल, और आपने सूरह शम्स जो है वो रेगुलर पढ़नी है और दिन में 5 दफ़ा पढ़नी है। इसके अलावा आपने अपना हिसार करके रखना है। और दूसरा जो इसका एक प्रैक्टिकल वे है वो ये है कि ऐसे लोगों से जिनसे आपको ऐसे वाइब्स आते हैं कि वो आपके लिए कुछ करते हैं या वो दिन रात आपकी दुश्मनी में लगे रहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से जोन आउट हो जाएं। जोन आउट होना कुछ इस तरह से होता है कि आप ऐसे लोगों से कुछ अरसे के लिए मिलना छोड़ दें, चाहे कोई मजबूरी बना लें, कोई बहाना बना लें, कुछ भी करें, लेकिन जोन आउट होना आपका बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हासदीन, ऐसे दुश्मन जो इनके दोस्त, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, उनसे भी थोड़े दिन के लिए आप जोन आउट हो जाएं। किसी ऐसी जो है ना वो गैदरिंग में रहें जो बिल्कुल अननोन हो, जिनका उनसे ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि आपकी जो ख़बर उन तक पहुंचती है या आपकी जो खुशी उन तक पहुंचती है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप खुश क्यों हैं। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो ये जो हासिदीन हैं, ये जो आपके दुश्मन होते हैं, ये जलते हैं, और ये जो बुरे अमल आप पर करते हैं ये डेफिनेटली इनडायरेक्टली भी आप तक पहुंचते हैं, डायरेक्टली भी आप तक पहुंचते हैं। जोन आउट होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप इनसे जोन आउट होंगे तो आपसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, और जो भी फिर ये इंटेंशनली करते हैं वो इनडायरेक्टली आप तक पहुंचता है। और उसके लिए आपने करना है ये कि आपने चारों कुल पढ़नी है, सूरह शम्स पढ़नी है दिन में 5 दफ़ा, और अगर हो सके तो ज़रूर सूरह बकरा की जो है वो तिलावत करें, और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम चेंज हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, आपके लिए जो भी परेशानियां हैं वो खुल गई हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने अपना चेक एंड बैलेंस भी रखना है। ये ना हो कि आप मेहनत नहीं करें, ये ना हो कि आप किसी की बात को ना समझें, ना सुने, और आप ये सोचें कि जी मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए प्रैक्टिस है जिन लोगों को वाकई पता होता है कि जी सामने वाला हमसे हसद करता है, हमारा दुश्मन है। जोन आउट होना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, गैदरिंग चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, और अल्लाह के सामने झुकना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अल्लाह के अलावा आपकी मुसीबत दूर नहीं कर सकता, और अल्लाह के अलावा आपको कोई मुसीबत से निकाल नहीं सकता। तो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी प्रैक्टिस रखनी है कि आपने पॉजिटिव रहना है और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना है, और अल्लाह ताला से इन तमाम चीज़ों से पनाह मांगती रहनी है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शेयर करते हैं आपके साथ में। एक बड़ी दिलचस्प आजकल जो है वो गॉसिप हो रही है, एंड इट्स अबाउट आवर फिल्म इंडस्ट्री। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट करना चाहिए, एंड इट्स ऑब्वियस कि वी हैव टू सपोर्ट आवर फिल्म इंडस्ट्री। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस तनाजुर में हैं और अभी भी इस थॉट के साथ हैं कि वो कुछ ना कुछ तनकीद अपने ही एक्टर्स के ऊपर करते रहते हैं, और कभी कभी ये तनकीद वाकई एक्टर्स का भी दिल दुखाती है और उनके जो फ़ैन्स हैं उनका भी दिल दुखाती है। हर इंसान के बहुत सारे फ़ैन्स होते हैं। कुछ फ़ैन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ को लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बैड कमेंट्स करते हैं। उनको शायद वो मूवीज़ देखनी भी होती है, उनको हमारे बारे में जानने का भी बड़ा शौक़ होता है, लेकिन वो कभी भी जो है वो अच्छे कमेंट्स नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ है मायरा खान के साथ भी और हुमायूं सईद के साथ भी। अच्छा, ये दोनों मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको एक साथ हमेशा नज़र भी आएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए भी नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है आपने बहुत सारी इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो भी देखी होंगी, और उसमें आपको पता ही होगा कि ये किस तरीके से अपनी फ़िल्म की जो है वो प्रमोशन कर रहे होते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो एक कंसिस्टेंटली जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो इनकी एज से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी 75 साल का हीरो है तो जी 60 साल की हीरोइन है, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो बड़े एज्ड लग रहे हैं। अभी रिसेंटली इन दोनों ने एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि
इस बुढ़ापे में जो है इतना जुल्म किया जा रहा है इन पे कि इनसे डांस कराया जा रहा है, जिसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैरी किया कमेंट को, और उन्होंने कहा जी बुढ़ापे में ही तो रक्स करना चाहिए। हुमायूं सईद जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग उनको पसंद तो बहुत करते हैं, और आई एम श्योर कि मूवी देखने के लिए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी जमा होगी, पाकिस्तानी देखेंगे क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, वी हैव टू सपोर्ट आवर फिल्म इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों जो है मुस्तकिल एज से रिलेटेड जो है वो बातों का निशाना बन रहे हैं, और कई सारे लोग इनके फैंस हैं जो कि इनको प्यार भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बट मोर लाइकली व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि ये जो हमारी आवाम है इसका सपोर्ट करने का जो स्टाइल है, क्या वाकई आप इससे अग्री करते हैं? तो ये ज़रूर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि अब ये ख़बरें जो है वो ज़बान ज़द आम है कि भाई इस तरह से इन दोनों के साथ जो है ये सारा सिनारी हो रहा है, मगर ये दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैलेंट है ना, यू नो, दैट्स गो ऑन। अल्टीमेटली आपका टैलेंट ही चलता है, और अल्टीमेटली आपको ये पता होता है कि जी टैलेंट ने ही आगे चलना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक और ख़बर, क्या बात है, आज हमारे पास सोशल मीडिया से रिलेटेड, थ्रिलिंग, ब्यूटी से रिलेटेड बड़ी सारी खबरें जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक यूट्यूबर हैं, ये ऑब्वियसली रिनाउंड यूट्यूबर हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो है ये ख़बर सामने आई है कि ये रिपोर्टर हैं रजब भट्ट, और साथियों के ख़िलाफ़ जो है इनके ऊपर ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। अच्छा, लाहौर पुलिस ने यूट्यूबर रजब भट्ट और उसके साथियों के खिलाफ ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। अच्छा जी, पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दरख्वास्त पर थाना नवाब टाउन में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला कुछ यूँ है कि मुकदमे में रजब भट्ट, मान डोगर, जवाद हैदर, जहांगीर भट्ट और सलमान हैदर को नामजद किया गया है। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नशा आवर चीज़ पिलाकर ज्यादती की गई और नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो खबर है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। नाउ आई हैव समथिंग न्यूज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। जी हाँ, बहुत दिन हो गए ना हमने क्रिकेट का जिक्र नहीं किया, क्योंकि क्रिकेट की जो खबरें हैं अब आना शुरू हुई है। इससे पहले तो PSL चल रहा था और ज़बरदस्त तरीके से PSL हुआ। अच्छा जी, ये खबर कुछ इस तरीके से है, ये खबर है बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के फैंस के लिए है। PCB ने बाबर आजम समेत जो है कई क्रिकेटर्स को अब NOC जारी कर दी है। यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने साबिक कप्तान बाबर आजम समेत कई कौमी क्रिकेटर्स को NOC जारी कर दी है। PCB एलामिया के मुताबिक बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए 14 दिसंबर तक 18 जनवरी के लिए NOC जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी इसी दौरान ये के लिए NOC जारी की गई है। अच्छा, PCB एलामिया के मुताबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को जी एक्सपेक्स काउंटी के लिए 18 जुलाई तक, अच्छा शान मसूद को लिस्टरशायर के लिए याकुम सितंबर तक, हसन अली को वक्फशायर के काउंटी के लिए अच्छा 30 दिसंबर तक का NOC जारी किया गया है। अच्छा, एलामिया के मुताबिक काशिफ अली को कैंट काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए, मोहम्मद अब्बास को 2 जुलाई तक, खुरम शहजाद को 27 सितंबर के लिए NOC मिला है। PCB एलामिया के मुताबिक मोहम्मद नवाज़ को गयाना सुपर लीग और CPL, अच्छा ख्वाजा नाफे को ग्लोबल सुपर लीग, मोहम्मद हसन खान को CPL, जबकि हारिस रऊफ को मेजर लीग क्रिकेट के लिए NOC दिया गया है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई जी क्रिकेट न्यूज़। नाउ दे कैन प्ले देयर लीग्स एज वेल, और प्राइवेटली वो जिस तरीके से ये लीग्स खेलते हैं इसमें भी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। अब देखना ये कि इन लीग्स में ये किस तरीके से धूम मचाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड तो जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं ना, उसमें तो अभी तक जो मेगा मैचेस हैं उसमें हमें उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाती। आई होप सो कि आगे आने वाले दिनों में इनकी जो टैलेंट है वो और रिफाइन हो जाएगा। अच्छा, एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एंड इट्स अबाउट गंदम, चावल और कपास। अब इनके साथ क्या हुआ है, इनके साथ कुछ इस तरीके से हुआ है कि पाकिस्तान में गंदम, चावल और कपास जो है, इन तमाम जो ये ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनकी इन समेत जो है बड़ी फसलों की पैदावार में अब रिकॉर्ड कमी हुई है। अच्छा जी, अब उसकी वजूहात क्या हैं ये भी हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान में गंदम, चावल, कपास समेत बड़ी फसलों की जो पैदावार है उसमें कमी हुई है।
पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मईशत में कलीदी किरदार का हामिल ज़राअत के शोबे में मौजूदा माली साल के दौरान शरह नमू 1% से भी कम रही है। अच्छा, जो हुकूमती आदाद-ओ-शुमार है उसमें बताया गया है कि ज़राअत के शोबे में आधा फ़ीसद शरह नमू की वजह पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के शोबे में होने वाली मुआशी तरक्की है, जबकि बड़ी फसलों की पैदावार में नुमाया कमी वाक़ हुई है। अच्छा जी, पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा अगर हम ले तो हमारे जहन में गंदम, कपास, चावल, गन्ना, मकई वगैरह की फसलों के नाम फौरी तौर पर जो है वो आ जाते हैं। इन फसलों को पाकिस्तान के ज़रिए शोबे में बड़ी या अहम फसलें करार दिया जाता है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के साथ साथ मुल्क की जो अहम टेक्सटाइल हैं, शुगर इंडस्ट्री के साथ साथ बरामदी शोबे में भी इन फसलों का जो है वो अहम किरदार है। अच्छा, अब जो एक सर्वे था ना मौजूदा माली साल का, उसमें बताया गया है कि 13% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मौजूदा माली साल में चावल की पैदावार में तकरीबन 1.5% की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इसकी पैदावार तकरीबन 90 लाख टन रही है। तो ये तो होगी जनाब वो ख़बरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की, और ये सारी वो ख़बरें होती हैं जो कि हम जल्दी जल्दी आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि बकरीद को गुजरे अभी कोई 3 दिन 4, आज 5th डे है, लेकिन इसमें आप लोगों ने अपनी सेहत का ना बहुत ख्याल रखना है। इस सारे तनाजुर में, इस सारे सिनेरियो में आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से सोचते हैं कि भाई अब बकरीद आ गई है तो बस जो खा लिया है, पी लिया है, जो कुछ कर लिया है बस यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पूरा साल सेहतमंद रहना है। आप पूरा साल गोश्त खा सकते हैं, तो गोश्त को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व ना करें। गोश्त को ऑब्वियसली आप लोगों ने अब तक तो मुस्तहकीन तक पहुंचा ही दिया होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो एतदाल पसंदी में खाना खाइए। अभी रिसेंटली भी जो हमारे कराची के कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उसमें यही देखा गया कि ईद के तीसरे दिन भी जो है वो डॉक्टर्स जो थे, स्टाफ जो था वो टाइम पे नहीं पहुंचा था। मरीज़ वहाँ पर मौजूद थे, कुछ गैस्ट्रो के मर्ज़ में मुब्तला थे, कुछ पेट के दर्द की शिकायत लेकर आ रहे थे। तो ये जो ताज़ा गोश्त होता है ना, डेफ़िनेटली ये मज़े का तो बड़ा होता है, लेकिन इसको खाना चाहिए एतदाल में। और जब आप एतदाल में कोई चीज़ खाते हैं, मयाना रवि के साथ चलते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होता और आप जो है बड़ा फ़िट फील करते हैं। आप जो है आपको लगता है कि आपकी सेहत अच्छी है। तो सेहत हज़ार नेमत है। सेहत के साथ रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि बजट। अब बजट जब से आया है ना, तो मैंने आप लोगों के जो रिएक्शंस देखे हैं सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी, जाहिर सी बात है ये बजट जो है ना आवाम का दिल दहला रहा है। इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ। जो सैलरी पेशा लोग हैं उनके हवाले से भी जो है इस बजट में काफ़ी कुछ अच्छे सरप्राइजेज़ हैं, कुछ खुशी की खबर है। लेकिन वो कौन सा तबका है जो इस बजट के आने के बाद सबसे ज़्यादा परेशान है? यूँ तो पूरी आवाम परेशान है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये जो बजट है, इस बजट में और जो पिछला बजट था उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ रहीं और ये बजट जो पिछले बजट दिए गए उससे किस तरह से मुख्तलिफ है। ये सारी बातें जो हैं वो आज के शो में हम करेंगे। हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं हमें ज्वाइन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे शो में होंगी ढेर सारी बातें, और आज आपको बताएंगे कि जी ईद ख़त्म हो चुकी, अब शादी सीज़न शुरू है। इसके अलावा एक और चीज़, आज हम बात करने लगे हेयर स्टाइलिंग पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो पुराने जो हेयर स्टाइल थे, यानी जो हमारी अम्मी के ज़माने के हेयर स्टाइल थे, जो दादी के ज़माने के हेयर स्टाइल थे, वो वापस आ रहे हैं। जी हाँ, चांद बाल का फ़ैशन वापस आ रहा है, चुटिया का फ़ैशन वापस आ रहा है, गरारों के साथ जो है जो बड़े बड़े जूड़े बनाए जाते थे उनका फ़ैशन वापस आ रहा है। तो इस पर होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी फाइनली बजट इज़ आउट नाउ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद हैं। अशरफ भाई से हैं तो मेरे कई सारे सवालात, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी अशरफ भाई, ये ज़रा बताएं कि सैलरी जो पेशा लोग हैं उनके लिए कोई रिलीफ है या नहीं है? पहले बंदा अपनी भी बात कर लेना कभी कभी थोड़ी सी। जी जैसे सैलरी का हमने पहले भी दिया था कि स्लैब के ऊपर वो देख रहे थे, फोकस कर रहे थे। मैं बताऊँ कि अभी इस वक्त जो है जो पहला वाला था 6 लाख रुपए, यानी जो सालाना 6 लाख रुपए आमदनी होती है, महाना अगर जाते हैं तो 50,000 रुपये, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन क्या होता था 6 लाख से 12 लाख पे जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर था 5%। तो वो अब क्या किया है बजट में, वो 5% कम करके 1% कर दिया। यानी कि अगर जो सालाना 12 लाख रुपए
अगर कमा रहा है, उसकी आमदनी महीने की 1 लाख रुपए है, तो सिर्फ वो 1 लाख पे 1% टैक्स देगा। तो बचत देखी जाए तो नियर अबाउट 18,000 रुपये साल के उसके, यानी वैसे तो प्राइवेट सेक्टर तनख्वाह इंक्रीज नहीं करा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो 18,000 रुपये साल का जो है मुझे बचत हो गई, यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था मेरी सैलरी बढ़ गई उस तरीके, वैसे नहीं बढ़ी, ऐसे बढ़ गई टैक्स ना देने से। अब अगर देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट के मुख्तलिफ इनके कैटेगरी हैं जिसके ऊपर आया है। अब ये अगर देखा जाए जो टैक्स स्लैब है इसमें जो कमी हुई तो 5 स्लैब्स हैं, मतलब कि हायर वाले हैं उनको भी रिलीफ मिला है 2-3% का, जो सबसे ज़्यादा यानी कि महीने का अगर हम देखें, मतलब सालाना अगर लें 40 लाख रुपए जो सालाना कमाता है उसको भी रिलीफ मिला है, जो 1 लाख रुपए कमाता है उसको भी रिलीफ मिला है, और जो माहाना 50,000 कमाते हैं वो तो ज़ीरो ही था। सही। अब इसका ये है कि उनको टैक्स इंसेंटिव जो दिया है, क्योंकि ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि अपने सर्वे में कि आपने जो है उसकी वजह से गुर्बत उसकी बढ़ रही है, यानी महंगाई का बोझ आ रहा है, एक तो आप टैक्सेस इतने भारी लगा रहे हैं, फिर दूसरे टैक्सेस हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो क्योंकि सैलरी वाले जो तनख्वाहदार तबका था उसमें बहुत भारी टैक्सेस थे, यानी जो रवा माली साल जो चल रहा है। अब 1 जुलाई 2025 से किसी को सैलरी मिलेगी तो उसके अब बेनिफिट मिलेंगे हर स्लैब पे ना। अब मैं बताऊं कि जैसे अब मेरे दोस्त हैं वो बैंकर्स हैं, वो एक ही फ़ोन कुछ नहीं पूछा बजट में ना, कह रहे हैं भाई मेरी कितनी कम हो गई। बिल्कुल तो, इस वक्त में हर शख्स जो है वो अशरफ भाई से सिर्फ ये पूछ रहा है, अशरफ भाई बताएं हमारे लिए क्या रिलीफ है, हमारे लिए क्या रिलीफ है। अच्छा ठीक है, जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो सैलरी पर्सनस हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर यही है कि इसमें हमारे लिए कुछ रिलीफ है। ये बताएं जो हमारी आवाम है उसके लिए ज़रा थोड़ा बता दें, ताकि आवाम बेचारी, कल से हम देखें कि किस तरीके से आवाम जो है इस हवाले से बात कर रही है, हम लोगों के जज्बात देख रहे हैं, आवाम के लिए क्या रिलीफ है और आम आदमी जो है इस बजट से कैसे रिलीफ हासिल कर सकता है। नहीं देखें, रिलीफ तो नहीं है क्योंकि आपका शॉर्टफॉल था और आपको जो सूद मतलब कर्जा लिया हुआ उसकी सूद की मद में भी पेमेंट देनी थी। हाँ। वो भी कहाँ से, आमदनी से करना है। जी। तो अखराजात और आमदनी का जो फ़र्क है जिसे बजट खसारा कहते हैं जी। तो वो 4,500 अरब रुपए का ये रखा है। हाँ। अब 4,500 अरब रुपए जो है कैसे लेगी गवर्नमेंट के, वो कर्जा लेगी बैंकों से, टी बिल्स PIBs बेच के वो कर्जा लेके उसके ऊपर सूद देगी, तो उसका बोझ किस पे आएगा, आवाम पे आएगा। हाँ। इसको जो बजट खसारे को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि आवाम पे मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जाते हैं जाके टैक्स रेवेन्यू बढ़े। अब हुकूमत की अगर मैं देखूं कि इन्होंने जो इंक्रीमेंट की है 17,500 अरब रुपए जो अखराजात यानी एक्सपेंस, यानी अशरफ खान ये कमाता है तो मेरे अखराजात कितने हैं और मेरी आमदनी जो है 14,000 अरब है, तो 4,000 अरब के नियर अबाउट जो है मेरा शॉर्टफॉल है। वो मैं क्या करूँगा, सभा से इधर से मैं कर्जा लेके उसको पूरा करूँगा, लेकिन एट दी एंड जब मैं वापस करूँगा वो कर्ज तो उस पर सूद देना होगा। तो जो इसकी आई है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है, यानी इंटरेस्ट जो हमने उसकी सूद की मद में जो अदा करने हैं अगले माली साल, जो नए माली साल का जो बजट होगा 8,207 अरब रुपये अदा करना है। ठीक है, वो उसकी वजह क्या है कि आपका यहाँ पे जो आपने IMF से कर्जा लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, मुकामी कर्जे हैं, उसके टोटल आप सोचें जो आप 14,000 अरब रुपए टैक्स से कमाओगे उसमें से 8,200 अरब रुपए कहाँ दे देंगे, सूद की मद में। कोई असल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो आप आवाम से टैक्स कलेक्शन करेंगे उसमें से 8,200 अरब सिर्फ सूद की मद में 12 महीने में आपको अदा करने हैं। अब इसमें ये देखा जाए कि हुकूमती इक़दाम की वजह से एक साल में जो शरह सूद था, डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का कहते हैं 22% से गिर के 11% आ गया, तो उसका भी इम्पैक्ट आया। पहले हमने पिछले ये जो रवा माली साल था उसमें 9,500 अरब रुपए सूद की मद में देने थे, अब ये कम हो गया क्योंकि शरह सूद कम हो गई है। इसके साथ बताएं कि जो टैक्स मेजर्स जो लिए गए हैं आवाम पे कि उसको जो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उसकी की मैं बताऊं कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज आज देखें कि उसके ऊपर डिविडेंड एंड टैक्स कैपिटल पे जो है वो कैपिटल गेन मतलब कोई चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से मार्केट में 1,300 पॉइंट की तेज़ी है, नया रिकॉर्ड हाई 1,22,000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्टॉक मार्केट के जो सरमायाकार हैं उनके लिए पॉजिटिव थिंग ये है कि जैसे कहा गया था वज़ीर ख़ज़ाना ने, कोई यहाँ पे मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे किसमें, स्टॉक मार्केट में। सही। अब हम आते हैं कि टैक्स मेजर्स क्या लिए गए हैं नए माली साल के बजट में। उन्होंने कहा है कि इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 114C। उसमें क्या है कि ये वो लोग जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके ऊपर घेरा तंग किया जाएगा, नॉन फाइलर जो है। अच्छा, इसी हवाले से मैं एक चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग बैंक से 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जो है वो निकलवाएंगे,
उनके लिए ज़रा बताएं कि क्या खबर है इस बजट में। अच्छा देखिए, मैं हूँ फाइलर, क्योंकि मेरा जो सैलरी आती है उस पर एट सोर्स टैक्स कटता है, फिर मैं रिटर्न फाइल कर दूँ, मैं फाइलर हूँ, आप भी फाइलर हैं। तो मैं अगर बैंक से जाके कैश निकलवा तो कोई ज़रूरत है मुझे, मैं 1 लाख रुपए निकालता हूँ, तो फाइलर की वजह से मुझे कुछ टैक्स नहीं देना, विद होल्डिंग कहलाता है। सही, विद होल्डिंग टैक्स। लेकिन जब मैं नॉन फाइलर हूँ और मैं जाके अब बैंक से पैसे निकलवाता हूँ, मेरा CNSE बैंकर डालेगा सिस्टम में, वो दे देगा फाइलर या नॉन फाइलर को, कनेक्टिविटी है उसकी FBR से। जब अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो पहले अभी जो रवा माली साल, ये 30 जून को ख़त्म हो रहा है रवा माली साल, तो इसका है 0.6, यानी लाख पे 600 रुपये मैं दे रहा था। सही। अब मैं 1 जुलाई 2025 जो बजट मंजूर होता है असेंबली में और जो यकीनी तौर पर मंजूर हो जाएगा, तो अब मैं 1 जुलाई से जो बैंक में जाऊंगा 1 लाख रुपए निकालूंगा, तो अब वो 600 रुपये नहीं 1000 रुपये टैक्स कटेगा विद होल्डिंग का, यानी 400 रुपये इजाफी मजीद जो है मुझे देने पड़ेंगे। अब अगर कोई 10 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है गाड़ी की या नॉन फाइलर है, उसके बाद पैसे कहाँ से आए? अगर 10 लाख रुपए की वो पेमेंट कर रहा है तो अब 1000 रुपये लाख पे था, 10 लाख पे कितने 10,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। 10 लाख पे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए नॉन फाइलर पे आपने मतलब बोझ तो डाला कि वो हो जाए, लेकिन देखें मेरा ये कंसर्न ये है कि क्योंकि मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ इकोनॉमिक रिपोर्टर भी हूँ, तो अगर आपने नॉन फाइलर के ऊपर ये टैक्स लगाया था, उसका डाटा आपके पास आ रहा है, अशरफ साहब आए, CNSE दिया, उनको फाइलर नॉन फाइलर चेक किया, तो आपके पास डाटा आ गया, उनको फाइलर करें, ठीक है। अब नॉन फाइलर आपने रखने के लिए उसको कहा है कि भाई 1000 रुपये दो और छूट जाओ, ये वही है कि वो जुर्माना दो, मतलब आपने फाइन किया, गाड़ी रॉन्ग वे लेके गए, जुर्माना दिया, भाई चलाओ भाई आप, सही, आप बंद कर दो ना उसे। एग्जैक्टली इसका सिंपल फार्मूला इनकम टैक्स एक्ट कहता है एवरी इनकम शुड बी टैक्स, जो मैंने शुरू से कहा है। अब आपने वो जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको आपने फाइन मारा, यानी विद होल्डिंग लगाया कैश पे 1000 रुपये का, उसको कहा आप जो करना है आपको करो ना। तो ऐसे नहीं होता है, अगर आपके पास डाटा आ गया तो उनको सिस्टम में डालें। आपके पास इस वक्त मैं बताऊं पूरे मुल्क में अच्छा भाई, वजह क्या होती है कि लोग फाइलर नहीं बनते हैं, और नॉन फाइलर्स के हवाले से जो है बहुत बात भी की जाती है, इनके ऊपर टैक्सेस के बोझ भी बढ़ाए जाते हैं, और आपने देखा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं, उनको प्रॉब्लम है, वो नहीं बनते फाइलर। क्या किस तरह से लोगों को टैक्स नेट के दायरे में लेके आया जाए? देखिए, मैं एज ए प्रोफेशनल 20 साल से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे सारा पता भी है, और मुझे डर भी नहीं, मैं जो चीज़ें आ रही हैं बैंक अकाउंट मेरा अटैच है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो जो बंदा है उसको लोग डराते हैं, क्योंकि FBR भी क्या है कि FBR है टैक्स कलेक्टर एजेंसी है, वो कोई पुलिस वाले नहीं है, तो उनसे भी लोग अब डरते हैं कि वो आएंगे, बिला फजूल का नोटिस करते हैं। इवन के मुझे मतलब मैं अगर बैठा हूँ, मैं डेट अगर जैसे हो गई, मैं फाइल कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो मुझे भी नोटिस भेज देंगे, हालांकि मैं 20 साल से भर रहा हूँ। अब जो फाइलर है उसको भी नोटिस भेज रहे हैं, नॉन फाइलर को कैसे भेजोगे, तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो एक सिंपल रखें, आप टैक्स कलेक्टर एजेंसी हैं, आप पुलिस या कोई एजेंसी नहीं है कि पकड़ के आप उसको चितरौल लगाएं, वो लगाएं। FBR का है कि आप उनको सहूलत दे रहे हैं, आप आपके पास आए, रजिस्टर्ड हो, और कोई मसला नहीं है। FBR में रजिस्टर्ड होने से आप देखें ना कितना बड़ा फ़ायदा है। अब मैं फाइलर हूँ, मैं गाड़ी लेता हूँ, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा, मैं बैंक से कैश निकाल मुझे टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, मुझे और दीगर चीज़ें जायदाद की लेन देन करता हूँ तो मेरा टैक्स बहुत कम है। लेकिन एक नॉन फाइलर कोई फ्लैट लेता है, वो लेता है, अब एग्जाम्पल मेरे ऊपर अगर 12,000 रुपये उस पर टैक्स है, उसके ऊपर 40,000 रुपये का टैक्स है। फ्लैट की बात करूँ, खरीदना बेचने पे, तो ये फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस ये है, इसलिए उसके टैक्सेस ज़्यादा हैं, उसके बोझ के वो आ जाए, फाइलर बन जाए। लेकिन फाइलर बनाने के लिए आपने ये पहले से लगाया हुआ ना, आज से नहीं, बैंक विड्रॉ पे आज से नहीं, 4 साल से लगा। तो वो डाटा कलेक्ट करके जो भी जा रहा है, आपके पास डाटा आ रहा है ना बैंक पे, कि किसने दिया, अशरफ साहब गए नॉन फाइलर है, इन्होंने दिया 2 साल में इन्होंने 40,000 रुपये दे दिए विद होल्डिंग का, तो अब उसको टैक्स नेट में लाओ ना कि पैसे कहाँ से आए, उसको भी तो पकड़ो ना, उसको कौन पकड़ेगा? अब ये जो सिस्टम लाए थे, ये भी था बाहर का प्रपोजल जो कि एडवाइजरी बोर्ड में दिया गया था, और उसमें यही था इसका, उन लोगों को पकड़ेंगे जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको फिर टैक्स नेट में शामिल करेंगे। मगर मुझे इस बजट में फिर एक अफसोस लगा, बहुत सिंपल सादा आसान काम क्या किया कि वो जो उसका टैक्स था लाख पे 600 रुपये बढ़ा के आपने 1000 रुपये कर दिया। अब मुझे फ़ायदा बताएं, आपका टैक्स नेट जो IMF कह रहा है कि टैक्स नेट बढ़ाएं, जो टैक्स नेट से बाहर उनको टैक्स नेट में लाएं, तो आपने फिर छूट दे दी नॉन फाइलर को। अब मैं यहाँ बताऊं कि यहाँ पे जो सबसे की मेजर्स हैं, जो आवाम पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब नए माली साल में जो आपने ये किया है, फाटा पाटा पे जो मराद थी, जी बिल्कुल, यानी कि आप वहाँ की आबादी के लिहाज से अगर मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे मुल्क के लिए 18% सेल टैक्स लगता था, लेकिन वहाँ मराद थी,
राइट। ठीक है, वो अगर इंपोर्ट कर रहा है कि वहाँ के लोग गरीब हैं, छोटी आबादी, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, उसके लिए माल इंपोर्ट हो रहा है, चाय आ रही है, तेल आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो मतलब पाम ऑयल जो आ रहा है, उसको 18% नहीं था, उसको था 9%, 10%। तो यहाँ पे फेडरेशन हाउस हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा, ये सारे सब ने लिखा कि भाई पूरे मुल्क का यकसा रखें। वहाँ आबादी जो है मुश्किल से जो है 5 लाख है और 25 लाख की आबादी के हिसाब से वो मंगा रहे हैं। तो ये हमारे साथ वो हो रहा है कि मैं अगर 1 लाख का माल मंगा रहा हूँ, 18% टैक्स दे रहा हूँ, 1,18,000 का, उसको वो पड़ रहा है 1,10,000 रुपए का, तो 8,000 का तो मेरा माल कौन लेगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि फाटा पाटा का जो था ये मरात वो ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पे सबसे मेजर अगर हम देखें कि मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बता दिया था। अच्छा भाई, स्टॉक मार्केट के हवाले से हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये जो बजट है, जो पिछला बजट था उससे कितना मुख्तलिफ है और कितना अलग है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या वाकई ये बजट अवाम दोस्त है, इस पर करेंगे बात। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद हैं। और अशरफ भाई, ये बजट, पहले तो ये बताएं कि ये बजट जो पिछला वाला बजट आया था उससे कितना मुख्तलिफ है और कहीं कोई ऐसी आवाज़ है इस बजट में कि अवाम दोस्त बजट, तो कभी आवाम दोस्त बजट तो कभी भी नहीं है। मैं 20 साल से कर रहा हूँ आवाम दोस्त बजट। देखें, अगर हम देख रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। हम बढ़ते बढ़ते, अगर मैं 20 साल पहले जाता हूँ तो 24 करोड़ की आबादी नहीं थी, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने आपके डॉलर का इशू नहीं था। 20 साल पहले आपने कभी डॉलर सुना था? 20 साल पहले हम जाते हैं तो डॉलर 60 रुपए का था, अभी डॉलर 282 रुपीज़ का है। हर किसी बच्चे को पता है कि डॉलर का क्या रेट है। 20 साल पहले नहीं पता था। तो अगर हम देखें इस वक्त 20 साल में हम, पहले हमारी इंपोर्ट होती थी 20 अरब डॉलर, अब हम 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो हमारी इकोनॉमी साइज़ बढ़ा है। तो और हम इंपोर्ट पे हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, 32 अरब डॉलर। तो 32 अरब डॉलर की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं 80 अरब डॉलर की। आप फ़र्क देखें, ट्रेड गैप कितना बड़ा है। तो इस मुल्क को चलाना है तो हमें इंपोर्ट को कम से कम करना पड़ेगा, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो बजट में देखा जाए, मैं हैरान हो गया हूँ कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारी 5 मेजर क्रॉप हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक हमारी गंदम है, कॉटन है यानी कपास है, आपके चावल है, फिर आपके पास आता है गन्ना है, फिर आपका मकई है। ये 5 मेजर क्रॉप हैं जो कि किसी भी मुल्क में अगर जाके देखें ना तो 5 मेजर क्रॉप पे, खाने पीने की अशिया पे वो डिपेंड करते हैं। और हम माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने, उस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नवाफिल पढ़नी चाहिए कि हमें 5 ये फसलें दी हुई हैं और सरप्लस हैं, ठीक है। और हमारी आबादी से ज़्यादा, तो हम देन आफ्टर सरप्लस हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब मसला ये है कि अब हम एक्सपोर्ट जब करते हैं तो हमारी आमदनी होनी चाहिए, हमारा काश्तकार है उसको सपोर्ट होनी चाहिए। अब इस बजट में इनको तनख्वाहदार तबका, जो इनकी सरकारी मुलाजमीन है, उनकी बड़ी फिक्र होती है। मैंने ये कहा था आपको कि इस दफ़ा, ये पहली दफ़ा बजट में होगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन वो रोएंगे, एहतजाज होगा। क्यों? क्योंकि 10% बढ़ी है, पेंशन वालों की 7% बढ़ी है। अब ये जो मैं बताऊं कि फार्मूला ये होता है कि आप IMF के पास गए हैं तो आप जाते हैं, इन्फ्लेशन रेट को देखते हैं, औसत महंगाई की शरह 4.6 है। सही। उस पर तो आप बताओ, आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था 6% बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 6% पे तो सब निकल जाएंगे के बाद। हकीकत में तो 6% नहीं है महंगाई। अभी प्रूफ दे सकता हूँ मैं, 6% आप कह रहे हो महंगाई है ही नहीं 6%। अब उन्होंने किया 10% तनख्वाह में इजाफा, 7% पेंशन में, ताकि हमारे पास बजट पे बोझ कम पड़े। अब आप देखेंगे कि 32 सरकारी जो महकमे इदारे हैं वफाक के, वहाँ से लोग अब एहतजाज करेंगे, पहली दफ़ा होगा बजट में। वरना तो आराम से बैठते थे, और सुख की नैन के बजट आएगा भाई 15% तो बढ़ना है, तो अब वो 15% नहीं बढ़ा है, 10% बढ़ा है। तो अब वो बहुत ज़ोर से झटका लगा है उनको। और हम रो रहे हैं 20 साल से कि मैंने किसी बजट के बाद मैंने नहीं देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाए। मैंने हमेशा ये रखा है फोकस कि भाई अगर आप, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कह रही तो पूरे सब लोगों पे इतलाक होता है। आप मिनिमम सैलरी लगा देते हो, मिनिमम सैलरी कौन है, आप प्रूफ दे दें। मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट का, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई वजीर आके बोले कि वो सरकारी जो रेट है 37,500 रुपये कोई भी इदारा दे रहा है, चैलेंज है। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, 7 इंडस्ट्री जोन है, थर्ड पार्टी को आप कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, वो गरीब आदमी को आप 25,000 रुपये दे रहे हैं। जितनी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री से आप ठीक है कमाएं,
मुझे ये अफसोस लगता है कि आप उन लोगों से कमा रहे हैं, जैसे हम लोग वर्कर्स हैं ना, हम काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं, उसमें मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब मैं काम करूँगा दिल से? नहीं करूँगा दिल से। अब वो वहाँ पे उसको मिनिमम तनख्वाह उसकी 37,500 रखी है, तो खुदा के वास्ते वो तो दे दो ना। आप कमा रहे हो, उसी से कमा रहे हो, वो काम कर रहा है तो आप कमा रहे हो। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, चैलेंज है, मुश्किल से 5% होगी, बाकी कोई बता दे 95%। अगर वो 37,500 रोते हैं भाई। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, वफाक से अच्छा सिंध गवर्नमेंट हमेशा बजट में 20% जो है प्राइवेट कि कम से कम तनख्वाह, बड़ी ज़्यादा नहीं, कम से कम तनख्वाह बढ़ाती है 20%। सिंध गवर्नमेंट वाहिद है सूबे सिंध की गवर्नमेंट जो हर बजट में जो है मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह में इजाफा करती है, मगर इतलाक नहीं होता है। वो जो बिजनेसमैन है, वो नहीं बढ़ाते हैं, तो ये जुल्म करते हैं। इतनी महंगाई अगर आप सोचें ना, 37,500 में आप अभी मैं देता हूँ, आप आएँ 37,500 देता हूँ, आप किराया भी दें, बिजली का बिल भी दें, गैस का बिल भी दें, बच्चों को पढ़ाएं भी, सौदा भी लेकर आएँ, आना जाना भी करें। 37,500 में चैलेंज है, मैं देता हूँ। और कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी सनतकार वो बैठ के 30 दिन 37,500 गुजार के दिखा दे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए कि वो किस तरीके से मैनेज करे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई हमारे शो पर आए और बजट के हवाले से डिटेल जो है वो गुफ्तगू की। और जब भी बजट आता है साल में, तो यही इशू होता है कि अवाम जो है वो पिसरे होते हैं, किसी चीज़ में अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, और यही सारा साल सिचुएशन रहती है। ये वो अवाम है जो महंगाई के पिसे हुए अवाम हैं, लोड शेडिंग के लिए एहतजाज, गैस के लिए एहतजाज, सेहत के लिए एहतजाज, अस्पतालों के बुरी सूरत हाल, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो रवा दवा नहीं रहता, आए दिन डंपर के जो है वो हादसा, फिर टैंकर माफिया अलग, पानी के मसले अलग। तो ये वो आवाम है जिनको बजट से भी जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल सका। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक है। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी मज़े मज़े की बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो भाई अब हो गई है ईद ख़त्म और शुरू हो गए हैं इवेंट्स। अच्छा, ये जो इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं ना, इन इवेंट्स के अंदर निकाह भी है, मंगनियाँ भी हैं, हकीके भी हैं, बर्थडेज भी हैं और बहुत सारी ऐसी तकरीबात हैं। इनफैक्ट ये भी हो रहा है कि रिश्ते भी तय हो जाते हैं भाई कि हमारे यहाँ बारबेक्यू है तो फ़लाँ को भी बुला लें और बारबेक्यू में जो है वो बात भी तय हो जाएगी और सादगी से जो है वो मंगनी भी हो जाएगी। चलिए जी, ये एक अच्छी बड़ी बात है, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना चाहिए और क्या वाकई ये सब ठीक है, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ जो है मिसेस खान मौजूद हैं और हमारे साथ इस्मत मैम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक सबसे पहले तो आप लोग, आप सबको भी, सबको, पूरे पाकिस्तान को, सब मुसलमानों को ईद मुबारक। चले जी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिसेस खान कि ये वाकई सही रहता है कि अभी इवेंट शुरू हो गए हैं, हफ्ते शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि 10 डेज़ जो आगे के हैं, ये ऑलमोस्ट ये वाली जो ईद है ना, एक हफ्ता इसने चलना है। तो इस एक हफ्ते के अंदर आप देखें कि इस एक हफ्ते के अंदर जो है वो लोग शादियां भी रख रहे हैं, इसी एक हफ्ते के अंदर जो है उन्होंने इवेंट्स भी रखने हैं, बर्थडेज भी रखनी है। तो क्या लगता है भाई, ये सही है? पैसे की भी बचत हो जाती है और एक तरीके की सादगी भी हो जाती है। मैं कहूँगी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि आप अपना जो कुर्बानी का गोश्त जो आपका हिस्सा है, ये नहीं कि आप दूसरे भी हिस्से जमा करके और उसमें आप इवेंट्स वगैरह कर लें। नो, ये इस्लामिक तौर पे ये जायज़ नहीं है कि आप गरीबों का हिस्सा भी, रिश्तेदारों का हिस्सा भी और अपना भी हिस्सा डाल के इवेंट्स कर रहे हैं। उनका हिस्सा निकाल के अगर आप कर सकते हैं कोई इवेंट, जैसे किसी की मंगनी हो, बर्थडे हो, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। जैसे 2-4 चीज़ें हैं, जैसे हकीका नहीं कर सकते, हकीकत का हमेशा अलग ही होता है। तो आप बाकी के जो बाकी के जो इवेंट्स हों, आप बर्थडेज मना लें, आप मंगनी कर लें, आप और छोटे मोटे जो इवेंट्स होते हैं, दावतें होती हैं, बारबेक्यूज़ तो हर वक्त कोठों पे बैठकर 10 दिन तक लोग किसी ना किसी दिन जगह पे कर रहे होते हैं। हाँ, दोस्तों को असल में मसला ये कि कपड़े भी जो है ना, कपड़े भी लोगों के बड़े काम आ जाते हैं, जो लोगों ने कपड़े बनाए होते हैं ना। इसमें मैम आप जरा बताएं कि कपड़े, ईद के कपड़े भी जो है वो काम आ जाते हैं। मीठी ईद पर भी यही होता है कि फौरन से कोई ना कोई बड़ा इवेंट होता है। आप भी अपने खानदान में देखेंगी कि भाई किसी ने कोई ना कोई बड़ी दावत रखी होती है, कोई इवेंट रखा होता है, उसमें फिर शादियों का बहुत सीजन होता है। छोटी ईद पे शादियों का बड़ा सीजन होता है और बड़ी ईद पे इवेंट्स का बड़ा सीजन होता है कि उन्होंने भाई किसी की बर्थडे रख ली, मंगनी रख ली, किसी का निकाह रख लिया। तो बाकी बड़ा बेनिफिट रहता है ईद के कपड़ों का कि भाई ईद के कपड़े भी काम आ जाते हैं, ज्वेलरी, चप्पल, सब चीजें काम आ रही होती हैं। खवातीन को बहुत शौक होता है, मेरे बहुत नित
नए कपड़े बनाने का। हाँ। और वो फिर ये होता है क्योंकि इस ईद में यू हैव टू बी इन द किचन मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी से करवाने के लिए भी आपको आना भी चाहिए, और आना फिर भी चाहिए, टेबल हाँ। कैसे लेआउट करनी है और सब चीज़ें। हाँ। तो वो ये है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बट देन गुड हाउसवाइफ और अ पर्सन हु इज एनर्जेटिक, उसको वो सारा कुछ करने के बाद वो अच्छे से कपड़े पहन के हाँ, क्योंकि presentation ईद भी जो होती है ना वो 5-6 दिन तक तो चलती रहती है, लाजमी सी बात है। और इसमें सबसे जो इस हर ईद की पॉजिटिव बात ये होती है कि उसके कपड़े जो है ना वो शादियों में काम आ जाते हैं। वो आगे जो शादी होती है या इवेंट होती है वो जरूर जो है ना वो काम आ जाते हैं। अच्छा, जरा ये बताएं कि मिसेस खान, आपका क्योंकि आप जाहिर सी बात है मैरिज ब्यूरो से भी आपका ताल्लुक है, ज़्यादातर लोग जो है वो आते हैं यही कहते हैं कि जी मीठी ईद के फ़ौरन बाद दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही जी आपने जो है ना तकरीब रख देनी है, तो फिर मसला हल हो जाएगा, थोड़े पैसों की भी बचत हो जाएगी, या फिर बकरा ईद के फ़ौरन बाद बारबेक्यू के साथ ही जो है ना वो हमारा रिश्ता करा दें, इस तरह का कुछ होता है या ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ। लेकिन घरों में ये होता है कि जब वो तारीखें तय कर रहे होते हाँ। हैं तो इन तारीखों का ज़रूर ख्याल रखते हैं हाँ। कि हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है और हाँ। अवेलेबल होगी, तो हम इसको यूँ यूटिलाइज कर लें। कपड़े हैं तो जैसे अभी आपने कहा हाँ। ईद के कपड़े बने हुए हैं, तो वो बाज़ लोगों के काम नहीं आ रहे होते, इतना रश होता है किचन में, बाज़ औरतें बस थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए शाम को पहन रही हैं तो उनका जी नहीं पड़ा, वो दोबारा वही कपड़े यूज़ कर लेते हैं। बच्चों के नए कपड़े बने हुए होते हैं, आपके घर में मिठाई और केक इतने आए हुए होते हैं कि आप मीठे में वो रख लेते हैं। फिर आपके पास गोश्त होता है, आप गोश्त की कुछ चीज़ें बना लेते हैं, तो वो और सवैयाँ तो बनती हैं। तो इस तरह वो ये होता है कि 2-3 आपके पास मल्टीपल मीठे की भी चीज़ें हो गई, मिठाई केक भी हो गया, और घर में सवैयाँ या शीर खुरमा जो बड़ा बना हुआ है। मैं तो 3-4 बोल्स बना लेती हूँ। तो मेरे घर में कल परसों जो दावत थी उसमें मैंने अपना मीठा भी रखा हुआ था, इतनी मिठाई आई हुई थी, केक आए हुए थे, रिश्तेदार आते हैं तो लाते हैं, तो वो मैंने वो भी सर्व कर दिया। तो समझो मेरे पास 3 ये स्वीट डिशेस हो गई, और घर में जो ज़ाहिर है बकरे का खाना था, जो बड़ा गोश्त का था, उसका कबाब और बिरयानी वगैरह बना ली, तो घर में बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया। तो इस तरह औरतें अपना देखती हैं कि हम जो अपना हमारा इतना गोश्त आया है या कुछ आया उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर लें, उसको लोगों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, और हम दावत करें, खुशी खुशी अपना ईद अच्छी तरह मनाएं और लोगों को भी खुश करें। जिनके घर नई कुर्बानी होती है उनका हिस्सा उनको भी बांट दें। तो ये एक बहुत अच्छा मजहबी त्यौहार हमारा हो जाता है, और हम मिल बैठते हैं, अपने गम गुस्से को भुला दें, सबको इन्वाइट करें, गम गुस्सा भूल जाए। 3 दिन तक नाराज़ रहना उससे ज़्यादा अल्लाह ताला को नहीं पसंद। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि आप सबको बुला रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है हर वक्त मिलने का। यही एक ओकेजन्स होते हैं कि सब गैदर होती है, फैमिली एंड गुड फ्रेंड्स गैदर होते हैं, एंड दे विश ईच अदर। तो फिर ये बहुत इसमें बरकत भी है, इसमें सवाब भी है कि आप सबको दे ले रहे हैं, सबसे खुशी खुशी मिल रहे हैं, और आपके घर में बरकत है इस चीज़ की। आप सबको बुला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, और अच्छे से अच्छा आप बन रहे हैं, अपने आप को भी खुश रख रहे हैं कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, बच्चा अच्छे लग रहे हैं, घर को साफ़ सुथरा पहले से ही हम कर लेते हैं। तो ये इंतज़ामात करना और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना हर औरत का मेरा ख्याल ख्वाहिश होती है, और हर औरत चाहती है टू लुक ब्यूटीफुल एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अच्छा कह रही हैं। अच्छा इस्मत मैम, जिस तरीके से मिसेस खान ने ये बात की कि भाई हर औरत चाहती है कि भाई वो अच्छी लगे और अच्छे तरीके से तैयार हो, रेडी हो। ईद का मौका ऐसा होता है कि इस ईद पर या मीठी ईद पर लोग क्या करते हैं, मुल्क से बाहर से भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ना वो मुल्क से बाहर से आ रहे होते हैं। उसकी लिए जो लोग मुल्क से बाहर से आ रहे होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि चलिए जी कुर्बानी भी कर लेंगे, वो साथ साथ लोगों से भी मिल लेंगे, और 1-2 तकरीबात जो हैं वो अटेंड करके फिर वो वापस भी चले जाएंगे। तो कितना बेहतर रहता है ऐसे मौके पे शादी रखना, या फिर ऐसे मौके पे कोई बर्थडे रखना, या किसी की बातचीत तय कर लेना, या मंगनी रख लेना। तो आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए ठीक हो जाता है? लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो मुस्तहकीन हैं, जिन तक गोश्त पहुंचना चाहिए, उनका वो कहीं हक जो है वो कहीं माइनस हो जाता है, और लोग पूरी की पूरी कुर्बानी जो है उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई इवेंट करने के लिए कोई कुर्बानी की हुई है। जी देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊं, मेरा दीवारे मेहरबानी से भी ताल्लुक है। मैंने वॉल ऑफ काइंडनेस का आगाज 2016 से किया था। इट्स बीन 10 years नाउ। अच्छा, तो अभी हमने इस ईद पे महमूदाबाद में वी ट्राइड टू फीड 150 फैमिलीज। तो वॉल ऑफ काइंडनेस लाहौर की तरफ से लाहौर में भी कुर्बानी हुई, वहाँ पे भी दिया गया। जी जी।
बेसिकली जो हम घर में कुर्बानी करते हैं उसका हुक्म ये है कि उसके 3 बराबर हिस्से किए जाएं, उसमें हड्डी और हर तरह के गोश्त को मिक्स किया जाए, उसमें अपने लिए कोई रान नहीं रख सकते आप। सही। वो जब 3 हिस्से कर दिए देन कॉल हम ये एक कर लेते हैं, किसी छोटे से मासूम बच्चे को बुलाएं, उसे बोलें कि विच पोर्शन डू यू वांट, और ये हम मुस्तहिकीन को देंगे और ये हम रिश्तेदारों को देंगे। For example, it's been 15 years I am living here. I've been living here in Karachi, but we do not have relatives here except for 1 and 2. Right. तो हमारे दोनों हिस्से जो हैं वो मुस्तहिकीन को ही जाते हैं। सही। ठीक है। उसके अलावा जो मेरा पोर्शन होता है उसमें भी क्या होता है कि जब कोई आ जाता है तो वो कीप ऑन गिविंग, उसमें से भी देते रहते हैं और दावतें भी 1-2 हो जाती हैं। सही। सेकेंडली व्हाटएवर यू सेड के वो कितना होता है कि ये असल में जो इसकी रूह है वो ये है कि हकदार को उसका हक पहुंच जाए। सही। हम 10 कुर्बानी के दुम्बे, बकरे, ऊंट, गाय आपने देखी, बैल, इतने बंदे होते हैं, लेकिन वो सब करने के बाद जो है वो ये है कि कल परसों मैंने कहीं पढ़ा एंड आई लाइक दैट मैसेज कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ्रिज नहीं था। सो दैट इज़ वेरी आई ओपनिंग थिंग कि वो जो मकसद था उस मकसद को समझे कि अल्लाह ने औलाद की जगह उस दुम्बे को रिप्लेस किया बिकॉज अल्लाह वांटेड कि ये सुन्नत बने और लोग उससे करें। अब इतना पैसा है कर रहे हैं लेकिन उसकी रूह को नहीं समझ रहे, कुछ हिस्सा देके हम समझते हैं कि दैट्स इनफ। तो अगर उसका पूरी तरह नहीं करेंगे तो द होल एक्टिविटी हैज गॉन वेस्ट। हाँ, मतलब वही बात हम कर रहे हैं ना कि जो लोग इस तरीके से इस मौके पर इवेंट्स रख रहे होते हैं या इन मौक़ों पर चले जी कपड़े काम आ गए, आपके ज्वेलरी काम आ गई, बाकी चीज़ें काम आ गए, बट थोड़ा सा मॉरली भी देखना चाहिए कि मॉरली या एथिकली जो है वो क्या कुछ चीज़ें ठीक हैं या क्या कुछ चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा मिसेस खान, जिस तरीके से अभी बताया इस्मत मैम ने कि भाई हमें जो है ये ध्यान में रखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुंच जाए, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि लोग क्या करते हैं कि गोश्त को फ्रीज़ कर लेते हैं और वो इसीलिए फ्रीज़ कर लेते हैं कि जी 5 दिन बाद हमारे घर में फ़लानी तकरीब है तो हम उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, या 2 दिन बाद चले जी ठीक है ईद के फ़ौरन बाद अगर आपने कोई तकरीब कोई इवेंट रखा हुआ है फ़ाइन इनफ, लेकिन वो आप फिर उस नीयत से रखें कि आप उसमें फिर अपने पास से जो खाना कर रहे हैं वो अपने पास से अलग से आप मैनेज कर लेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो आपकी काम आ जाएंगी, एटलीस्ट गोश्त वो तो आप बांट देना मुस्तहिकीन तक। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप गोश्त जो है मुस्तहिकीन तक बांट दें, लेकिन ईद के इवेंट पर जो लोग आपसे मिलने आए हुए मुल्क से बाहर से या आपके जो कपड़े जुड़ लिए चले वो काम आ जाएंगे, बट बाकी खर्चा आप अलग से इवेंट के लिए खुद कर लें। हाँ, ये होता है। देखें पहले दिन जिनके घर कुर्बानी होती है वो ज़्यादातर गोश्त खा नहीं सकते, वो देख देख कर ना वो फेडअप हो जाते हैं, कच्चा गोश्त देखकर, खून देखकर। तो लोग मोस्टली पहले दिन मैंने देखा कलेजे के अलावा और कुछ भी नहीं बनाते, और मैं तो 2-3 दिन तक दाल और सब्जी खाती हूँ क्योंकि मुझे गोश्त देखने को दिल नहीं चाहता। तो हम लोग का जो घर में गोश्त होता है हम लोग का हिस्सा, तो हम वो यूटिलाइज कर लेते हैं खाने में, बारबेक्यू में या दावतों में। लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले दिन दूसरे दिन औरतें इतना फेडअप हो जाती हैं कुर्बानी से कि वो एक इवेंट रख लेती हैं, उस असना में वो 2-3 डिशेस बना लेती हैं, कोफ्ते, कबाब, कढ़ाई गोश्त बना लिया और थोड़ा सा गोश्त रख लिया बिरयानी के लिए। तो ये अगर आप ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी वक्त उसी दिन तो सारा गोश्त खाया नहीं जाएगा, काफ़ी हिस्सा होता है। आप उसको यूटिलाइज कर लें, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और अपना एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो ये एक बड़ा अच्छा इवेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने कपड़े भी पहन लेते हैं, बच्चे भी अपने कपड़े पहन लेते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छी ईद गुजर रही होती है, एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं कि जी जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको मुस्तहिकीन तक पहुँचाना चाहिए। इसके बाद जो आप इवेंट्स रखते हैं उसमें आप अपना खुद से खर्चा करें, मेहमानों के लिए अलग से जो है वो आप खाने तैयार करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कपड़े ज्वेलरी तो काम आ सकते हैं, लेकिन ये जो गोश्त है ये मुस्तहिकीन तक जाना चाहिए। और क्या क्या बातें हो सकती हैं और हम दोनों से पूछेंगे। हमारे साथ इस्मत मैम भी मौजूद है, मिसेस खान भी मौजूद है कि इन लोगों ने ईद पे कपड़े कैसे बनाए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी बात हो रही है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ईद का या बड़ी ईद का, मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, इसका बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और समहाउ कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन ये जो बड़ी ईद होती है ना, स्पेशली इस पे मुस्तहिकीन का ख्याल रखना चाहिए। आप ज़रूर अपने इवेंट रखें, शादियाँ रखें और जो भी आपने इवेंट करने होते हैं वो करें, लेकिन साथ साथ जो है वो आप मुस्तहिकीन का ख्याल रखें। जी मिसेस खान। पे मैं ये कहूँगी, मैं ये देखती हूँ, ऑब्ज़र्व किया है मैंने अपने मोहल्ले में भी, कि जब मुस्तहिकीन जो गरीब लोग आते हैं ना, गेट से उनको डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, अरे भाई 2 बोटी उनके उसके में डाल दो। लेकिन क्या होता है
कि अगर उनके बर्तन में हम थोड़ा सा गोश्त डाल दें तो 50 लोग पीछे से भागे हुए आते हैं। तो पीपल अवॉइड दिस। वो अब आजकल वो गरीबों को देते ही नहीं है कि अब ये एक बहुत बड़ा हुजूम आ जाएगा और बैठा रहेगा गेट पर, हमें भी दो, दरवाजे खटकाते रहेंगे, दोपहर को आपको सोने नहीं देंगे, रेस्ट नहीं करने देंगे। तो इस वजह से मैंने देखा कि मुस्तहिकीन का भी हम हक बाज़ जगह मार रहे होते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में उनको बांध कर कहीं जाकर खड़े होकर देते रहें तो वहाँ पर आकर आपको मिल जाते हैं गरीब, एक से दूसरे को तीसरे आप चली जाएं। जैसे महमूदाबाद का एरिया हो या कोई और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा एरिया हो जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ आप अपनी गाड़ी में चले जाएं, पैदल चले जाएं, तो आप ये तो प्लास्टिक की थैलियाँ बनाएं और बनाकर उधर जाके बांट दें, बजाय इसके कि आप अपने घरों को रश बनाएं, अपने गेट पर बैठे रहें। आप यूं करें कि छोटी छोटी थैलियाँ बनाएं और लोगों को जाकर उधर बांट दें। वो आपके लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी कि धूपों में फिरते मांग रहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करें और उनका हिस्सा उनको दे दें। कल मैं एक जगह देख रही थी कि वो कह रहे थे कि 500 kg में रहा है। अब जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, दे हैव होर्डेड सो मच मीट, वो जो जूट के बने हुए बोरे होते हैं उसमें वो, और वो 500 रुपए किलो बेच रहे थे। इवन जगहों के नाम बताए हुए थे कि फलां पुल के नीचे फलां जगह पे बिक रहे हैं। तो जब हम गए तो हमने कोशिश ये की कि हमने डोर स्टेप पे दिया, क्योंकि इज्जत नफ्स की वजह से बहुत से लोग हैं जो सामने लाइन लगी होगी वो उसमें भी आके खड़े नहीं होंगे क्योंकि तो वो, और उसमें से किसी ने कहा जी आज ईद का, हम 9 तारीख को गए थे रात को, तो उन्होंने कहा कि आज ईद का तीसरा दिन है लेकिन हमारे हमसाए में बैल वगैरह भी कटे हैं और वो भी किसी ने हमें कोई गोश्त नहीं भेजा। मुझे भी फोन आया था। सो दिस इज व्हाट द हार्श रियलिटी इज। कोई नहीं, तो फिर मैंने कहा आप किसी को भेज दें, और उन्होंने अपने भांजे को भेजा और रात को 10 बजे मैंने उसको गोश्त दिया। ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमारे मोहल्ले में सबके, और किसी ने हमें मोहल्ले में नहीं दिया, एक गोश्त की बोटी नहीं दी। तो आप मोहल्लेदारों का भी ख्याल रखें कि क्या पता इस महंगाई में इतने महंगे बकरे और गाय बैल वगैरह हम लोग हर रोज खा रहे हैं, ये लोग बेचारे ईद टू ईद वेट करते हैं कि शायद इस पे हम कुछ कर सकें। Who can afford 2300, 2500 rupees per kg? नहीं, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते, to be very honest। जी बिल्कुल सही। चलिए जी, बात वही है कि लोगों का ख्याल रखें और जिस तरीके से आप लोगों के साथ सिला रहमी करेंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे तो अल्लाह ताला आपके मामलात भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान करेंगे। और बात यही होती है कि आपने जब ये चीज़ें देखनी होती है ना कि क्या चीज़ आपको प्लेजर दे रही है, क्या चीज़ आपके मुफाद में है, तो वहाँ पर आपने ये भी देखना होता है कि जी दूसरे उस चीज़ से कहीं हर्ट तो नहीं हो रहे, दूसरों को कहीं उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप ज़रूर अपने इवेंट्स करें, ज़रूर अपनी तकरीबात करें, ज़रूर आप दावतें करें, बारबेक्यू करें, लेकिन जो मुस्तहकीन है उनका ख्याल रखें। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ जहाँ यूज़ हो सकती है वो डेफिनेटली आप करें। जैसे आपके कपड़े हैं, ज्वेलरी है या दीगर चीज़ें हैं, या आप ईद के ऊपर नया अपना फर्नीचर लेकर आते हैं, पर्दे लेकर आते हैं, सारी चीज़ें लेकर आते हैं, वो सारी सी बातें आपके ईद के लिए भी होती हैं, आपके इवेंट्स के ऊपर भी होती हैं, आपके जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी जो है वो अच्छी होती हैं और आपका घर जो है अपडेट हो जाता है। लेकिन जो गोश्त है डेफिनेटली उसको फ्रीज़ ना करें बल्कि उसका ख्याल रखें कि वो मुस्तहकीन तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। इस्मत मैम हमारे शो पर मौजूद थी और मिसेस खान हमारे शो पर मौजूद थी। शो में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें और बताएंगे आपको कि जो वक्त बदल रहा है उसके साथ साथ हेयर स्टाइल भी बदल रहा है और आजकल जो फैशन है वो मिक्स फैशन है। आजकल जो फैशन है वो कंफर्ट जोन का फैशन है कि जो आप पर अच्छा लगे वैसा जो है वो आप फैशन कर सकते हैं, वो चीज़ कैरी कर सकते हैं। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो भाई बात करेंगे कि किस तरह के हेयर स्टाइल जो है वो आजकल मार्केट में इन है और क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं और लोग जो है वो पुराना फैशन फॉलो कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं दो ज़बरदस्त स्टाइलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और बहुत सारा ये लोग काम भी कर चुके हैं। तो इन्होंने जिस तरह का काम किया हुआ है ना, तो इनको पता है कि अब ये जो पुराना वाला फैशन जब वापस आ रहा है तो इसको कैसे कैरी करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो फराह सलीम भी मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं। इसके अलावा ज़िशान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत सीनियर हैं और हर तरह का काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ज़िशान भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब क्योंकि ये जो एक वेडिंग सीज़न शुरू हो जाएगा या ओवरऑल अब जितनी भी शादियां हो रही हैं या हुई हैं उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल
चेंज हो गया है सारा कुछ ना, यानी कि पहले डिफरेंट लुक होते थे, अब थोड़ा पुराना फैशन भी वापस आ रहा है। लाइक अब माइयों की दुल्हन ने जो है वो चोटियाँ भी डाली होती है और वो चांद भी बनाए होते हैं, इसके अलावा वो लटे जो निकलती थी वो भी निकाली हुई हैं, जूड़े भी आ गए हैं बड़े बड़े। ये देखिए मैंने भी जो है ये पहने हुए, अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो ये भी मैंने पहने हुए। तो ज़रा इस ट्रेंडी जो है ना फैशन के बारे में बताएं कि पुराना वाला फैशन वापस आ रहा है। देखिए फैशन के साथ मेकअप भी इंक्लूड होता है, हेयर इन मेकअप, और इसी तरह जो ड्रेसेस हमारे पहले के शरारे गरारे जो चल रहे थे वो दोबारा ट्रेंड बन चुका है। और जैसी लुक्स होती है लड़की की, हम उसको उसी तरह फॉलो कर रहे होते हैं, ऑन द रिक्वायरमेंट, ऑन द डिमांड। कुछ लोग ड्रेस के हिसाब से चल रहे होते हैं, कुछ लोग कल्चर के हिसाब से चल रहे होते हैं, कुछ उनका बैकग्राउंड होता है। तो हम तीनों को फॉलो करते हुए काम कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर अच्छा क्या लगेगा। अगर वही हम सिस्ट्री का स्टाइल पे जाते हैं कि उनके झूमर अच्छे हैं, बड़े हैं और हेयर स्टाइल हुआ है बहुत अच्छा सा नीट सा, जिस पे आप बता रही थी चांद तारे या लटे निकली हुई हैं, कल्स रखे हुए हैं। हाँ कल्स रखे हुए हैं, यस। प्रॉपर परांदे वाला लुक आ रहा है। अब तो वही स्टाइल दोबारा हमारा पैटर्न भी शुरू हो गया। हाँ सही, ये वाला पैटर्न भी शुरू हो बिल्कुल, गया। सही। चले जी, फ़रा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा आप बताइए क्या ट्रेंड है और किस तरह की ब्राइड्स आती हैं, और इनफैक्ट जो पार्टी मेकअप के लिए लोग आते हैं उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट होती है। पुराना फैशन थोड़ा सा वापस आ रहा है, ब्रॉड जो है वो आईब्रोज चल रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो जूड़ा भी चल रहा है, चोटियाँ भी डाली होती हैं। अब तो मैं वो देख रही थी कि बाकायदा बनी हुई जैसे पहले चुटियाँ आती थी वैसी चुटियाँ वापस आ रही हैं। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कहूँगी कि कोई भी एक चीज़ नहीं चल रही, राइट। सब कुछ मिक्स है। हाँ। आपके पास हर तरह का क्लाइंट आता है। हाँ। कोई कहते हैं कि जी हमें इस तरह की चुटिया बनाएं कि हम परांदा डालें उसमें। हाँ। ठीक है ना, मेहंदी पे तो हमें यही लुक करना है। हाँ। पार्टी वेयर हो या फिर इवन के ब्राइड्स भी कहती हैं कि साइड वाली चुटिया बना दें। हाँ। और जी हमें वो रखनी है, क्योंकि फिर तो निकाह और जो वलीमा है उसमें तो हमने स्टाइल ही अलग लेना है। और आपने जैसे कहा कि कर्ल्स वाले, हाँ। अच्छा एक कर्ल्स तो हम लोग अपने स्टाइल देने के स्टाइल लिए देने के लिए करते हैं, आजकल yes। ट्रेडिशनल कर्ल्स चल रहे हैं। हाँ। लाइक जी यहाँ से कर लिया, बस थोड़ा सा ये नजर आना हाँ, चाहिए, सही। एक झूमर लगा लिया। सही। और अगर हम बात करें तो मेकअप और हेयर स्टाइल टोटली मैं समझती हूँ उस वक्त का जब हमारी मदर्स शायद थी, वो ये गरारे और वो किरण लगी होनी चाहिए दुपट्टे पर। अच्छा हमारे पास डिमांड आ रही है कि किरण वाला दुपट्टा होना चाहिए, क्योंकि हमारा ड्रेसेस का भी काम है। हम लोग साथ में ड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ब्राइड्स को, तो इवन के ये भी। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सेम पुराने वाला स्टाइल है कि परांदे चुटिया और ये वाली चीज़ चल रही है। पार्टी वियर्स में भी लोग मांगते हैं हमसे यही चीज़। हाँ सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पार्टी वियर्स में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी बिकॉमिंग तो बिल्कुल नहीं होती, एक्सटेंशन का टाइम है ये, एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, और एक्सटेंशन में भी ना बहुत सारे कर्ल्स मांग रहे होते हैं। और ये मतलब जो बड़ी वाली चुटिया होती है, जो बीच में चुटिया होती है, बहुत सारे लोगों के बाल नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं एक्सटेंशन वेयर करते हैं और उसके ऊपर फिर वो पूरा उसका हेयर डू करवाते हैं, उसके ऊपर फूल लगाए हुए होते हैं, सारा कुछ लगाया हुआ होता है। थोड़ा सा ये बताएं कि ये गरारों में सही लगता है, शरारों पे सही लगता है, या कमीज शलवार के ऊपर भी लोग इस तरह से चुटिया डाल के या हेयर डू कर सकते हैं? अच्छा शरारे और लहंगे पे थोड़ा सा कम, गरारे और जो शलवार कमीज, या फिर लाइक आजकल आपको ने देखा है फर्शी शलवारें और लाइक स्ट्रेट जो टाइप चल रही हैं, उसमें ये बहुत सूट करता है जहाँ तक मुझे लगता है। और जैसी हमारे पास डिमांड आती है इस चीज़ की ना, तो मेरा ख्याल है गरारे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द इवेंट होता है ना। अब आप ये कहें कि मैं वलीमे वाले दिन चुटिया बनाऊं और गरारा पहनूं, इट विल नॉट सूट यू। ठीक है, ये तो फिर आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली हमारे पास माइयों, मेहंदी और इन या फिर निकाह का फंक्शन है, लाइक आजकल रुखसती अलग है लेकिन निकाह अलग है ना, तो उसमें भी लोग बनवाते हैं हमसे ये, उसमें भी लोग बनवा रहे होते हैं। ठीक, सही कह रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा ये बताएं कि जो पार्टी वेयर है, पार्टी वेयर में किस तरह का हेयर डू होना चाहिए, पार्टी वेयर में किस तरह के जो है ना वो बाल रखने चाहिए? टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू आपने साड़ी पहनी, अब भाई किसी के शॉर्ट हेयर है तो वो क्या करे बेचारा, वो एक्सटेंशन लगवाए नहीं। अब भाई देयर आर मेनी पीपल लाइक मी, मैं एक्सटेंशन नहीं लगाती, मुझसे नहीं लगाई जाती, मुझसे 1 घंटे के लिए भी एक्सटेंशन, इनफैक्ट मैं मस्कारा भी नहीं लगाती। भाई लोगों का होता है ना अपना अपना प्रॉब्लम। आई डोंट यूज़ मेकअप अलॉट, मैं नहीं यूज़ करती। तो ऐसे लोग फिर क्या करें कि उनके शॉर्ट हेयर हैं, अब वो क्या हेयर स्टाइलिंग कर सकते? क्या शॉर्ट हेयर में जूड़ा बन जाता है या कोई और चीज़ें हो जाती हैं? बन सकता है, बहुत शॉर्ट में नहीं बन सकता, लेकिन अगर आपकी शोल्डर लेंथ है तो जूड़ा बन जाएगा।
जूड़ा अच्छा बन सकता है। सेकंड थिंग ये आप कटिंग बहुत अच्छी ले लें, मैं समझती हूँ फिर कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, फिर उसको ब्लो ड्राई करवा लें, बहुत अच्छा सा ब्लो ड्राई करवा लें, या फिर स्ट्रेट करके उन्हें लाइट सा कर्ल। अच्छा, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, ठीक है ना फरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल ड्राई होते हैं, वो सीरम भी लगा लें, बहुत सारी चीज़ें लगा लें, लेकिन उनके बाल ना इनवर्ड नहीं हो रहे होते हैं, वो आउटवर्ड ही बनते हैं। ऐसे लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, वो अपने बाल इनवर्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं? यानी कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं कि सीरम लगाएं या सीरम ही बेस्ट है। मैं समझती हूँ बेस्ट सीरम है, इसके अलावा आपके पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। या फिर वो सबसे बेटर है इसको कि कैरेटिन ले लें पहले। अगर उनके घर में कोई इवेंट है, कुछ भी है, तो वो कम से कम 15 to 20 डेज पहले कैरेटिन जैसी चीज़ लें। क्योंकि एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको रफनेस की तरफ लेकर जाता है। सही। लेकिन जो कैरेटिन है ना, वो आपके बालों को एक स्ट्रेटनिंग थेरेपी भी देता है और स्मूथनिंग भी करता है। वो स्मूथनिंग भी करता है, वो बिल्कुल सही कह रही है कि कैरेटिन कर्ल में कोई ना कोई ट्रीटमेंट, जब भी आपके फैमिली में किसी ना किसी की शादी स्टार्ट हो रही हो तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपने ले लेना है, चाहे वो कैरेटिन हो या फिर एक्सटेंस हो। अच्छा, ये कुछ क्योंकि ओल्ड अब ट्रीटमेंट्स हो गए ना, तो अब न्यू जो है वो उसमें तो एक्सटेंशन है या फिर वो हेयर ट्रीटमेंट है, डिफरेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो वो भी वी कैन यूज़। ज़िशान भाई हमारे साथ हैं। ज़िशान भाई, आप बताएं भाई, क्या किया जा सकता है कि अब पार्टी मेकअप किसी ने करवाना है और पार्टी मेकअप के साथ वो आया है, उसने कहा जी मुझे हेयर डू बड़ा ज़बरदस्त सा चाहिए, मुझे चुटिया भी चाहिए, गजरे भी चाहिए, मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो लगानी है, मैंने फूल शूल भी लगाने हैं, तो आप किस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं? लोगों को ज़रा बताएं कि कमीज शलवार पे कौन सा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, गरारों पे कौन सा हेयर स्टाइल होना चाहिए, शरारों पे कौन सा हेयर स्टाइल होना चाहिए? अच्छा, देखिए डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर हमारी। जो एक तो सकावत जो हमारी चल रही है, अब बहुत सारी लड़कियाँ इन चीज़ों को फॉलो कर रही होती हैं। अच्छा, अगर आपका हेयर डू या हेयर कट बहुत अच्छा हुआ होता है, तो इनवर्ट बहुत काउंट होता है ना, कि आप ब्लो ड्राई से, अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो आपको लाजमी फिर ब्लो ड्राई करवाना है। अभी तक लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ कि हमें ब्लो ड्राई करवाना चाहिए या आयरन। मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्लो ड्राई जब आपके बालों में वॉल्यूम ना हो और बाल बहुत पतले हों, तो आपको लाजमी ब्लो ड्राई आपको बालों को वॉल्यूम देगा, फेस का शेप अच्छा बना देगा और लुक अच्छी देगा। लुक अच्छा देगा। अच्छा, सेकंड, अगर फेस बहुत ब्रॉड है तो फिर तो आपको ब्लो ड्राई के साथ भी इन्वर्ट या आयरन के साथ इन्वर्ट आप करेंगे तो फेस लंबा भी होगा और खूबसूरत भी होगा। और हाथ के हाथ उसके साथ सीरम भी ऐड करेंगे तो बालों में जान भी आ जाएगी। सही। वो बात बिल्कुल सही कह रही है कि अगर आपको कोई इवेंट आ रहा है तो उससे पहले आप अगर अच्छा हेयर कट होगा तो मेकअप आर्टिस्ट को और ब्यूटिशियन को ये बड़ी आसानी होती है कि बहुत अच्छी तरह से हम हेयर स्टाइल कर सकें। फिर सेकंड आता है कि एक्सटेंशन, अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि एक्सटेंशन की बालों में थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया, हमने एक्सटेंशन प्लस करी, वो बहुत अच्छा सा उसका लुक कैरी कर लिया। तो आजकल जो लड़कियों की डिमांड है वो फोकस होता है ब्लो ड्राई देन आयरन, क्योंकि अब पहले की तरह वॉल्यूम नहीं चल रहा। एक्सटेंशन अगर लंबे बाल हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही बालों में जारी होती हैं कि अच्छा से अच्छा लुक आ जाए। तो ज़रूरी है हेयर कट अच्छा हो, तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत आसानी हो जाती है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, लोगों के लिए नहीं होगी भाई? लोगों के लिए भी तो आसानी हो जाएगी। लोगों के लिए है ये। देखिए, हम लोग जब नया इवेंट कोई आता है ना, तो हम सारा दारोमदार मेकअप आर्टिस्ट को पढ़ाते हैं, ब्यूटिशियन पे डाल देते हैं कि भाई जाए हमारा अच्छा से अच्छा करें। देखिए, जब बालों में कट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर ब्लो ड्राई करने का फायदा नहीं। अच्छा ज़िशान भाई, सबसे पहले ये बताएं कि हेयर डू के लिए जो लोग अपने बालों पे ही हेयर डू करवाना चाहते हैं, उसके लिए लोगों को क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए कि उनके बाल जो हैं वो हेल्दी लगें? क्योंकि यूजुअली जब आप अपने बालों का हेयर डू करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बालों में वो बॉडी नहीं आ रही होती, उतना वो अच्छा नहीं लग रहा होता, तो फिर वो एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब एक्सटेंशन लगाते हैं तो देयर आर मेनी पीपल कि वो एक्सटेंशन लगाने के बाद फेक लगने लगता है, एक्सटेंशन लगता है कि इन्होंने कोई चीज़ अलग से एडजस्ट की हुई है। एक तो एक्सटेंशन किस तरीके से लगाई जाए कि उसका बिल्कुल पता ना चले, मर्ज करके लगाई जाए, क्योंकि ठीक है हम कैसी भी एक्सटेंशन लेके आ जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझ पर कौन सी एक्सटेंशन अच्छी लगेगी, एक्सटेंशन कैसे लगानी है, एक्सटेंशन की लेंथ कितनी होनी है। अब मुझे अगर ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि जी मुझे लंबे बालों की एक्सटेंशन लेनी है, अब मैंने आपसे मंगवा ली या मैंने किसी से भी कह दिया और वो आ गई, बेशक उसमें मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हों, लेकिन ऑब्वियसली मुझ पर नहीं अच्छी लग रही, वो ऐसा लग रहा है कि मैंने आर्टिफिशियल लगाई हुई है, या वो ऐसा लग रहा है कि नहीं रेलेवेंट नहीं है। तो ये ज़रा लोगों को गाइड करें
क्योंकि आप ऑब्वियसली आपका बहुत काम रहता है, आपके बहुत सारे शूट्स होते हैं, एक्सटेंशन ख़रीदने के लिए भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बड़ा फोकस करना पड़ता है कि आपका चेहरा कैसा है, आपके ऊपर इतनी लेंथ सूट करेगी नहीं करेगी, एक्सटेंशन ये कलर आपके ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, आपका जो हेयर कलर है उसके साथ वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है, आपका अपना जो बालों का टेक्सचर है वो क्या है, एक्सटेंशन जो आप ले रहे हैं वो किस सिंथेटिक है या फिर दूसरी एक्सटेंशन है, तो थोड़ा सा ये बताएं इस हवाले से। पहले तो ये कहूँगा मैं कि बालों में अगर वॉल्यूम नहीं है तो एक्सटेंशन हमने प्लस कर दी है, फर्स्ट। सेकेंड है बालों का जो टेक्सचर होता है, अगर उसको किसी अच्छे ब्यूटिशियन या किसी अच्छे सैलून्स पे जाके जी आप अपने को कहते हैं कि मुझे अच्छी एक्सटेंशन चाहिए, तो बालों का आप टेक्सचर देखिए वो आपको उस पीस पे लेके आएगा ताकि वो पीस अपर रेडी हो। जब वो पीस रेडी होके आएगा तो फील होता है कि आपका फेस बहुत लंबा है, बहुत ब्रॉड है, उसके हिसाब से आपकी फेस की लेंथ के हिसाब से बाल का कट होगा और लेंथ लंबी रखी जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप बहुत लंबी है, किसी को देखकर हमने सोचा कि 3 फीट या 2 फीट लंबी होनी चाहिए, आपके फेस पे सूट क्या कर रहा है। फेस का जो स्ट्रक्चर है, जो स्क्वायर है या राउंड है या ओवल है, ये डायमंड है, इसके अकॉर्डिंग आपके हेयर डू और हेयर कट होगा। सेकंड ये है कि अगर आपको लगता है कि बालों में वॉल्यूम भी है और लेंथ छोटी है, तो फिर एक्सटेंशन का वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए जितना आपका बालों में वॉल्यूम है। समटाइम क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और एक्सटेंशन का वॉल्यूम कम होता है, फिर भी वो फेक्स होते हैं। फिर बालों का जो टेक्सचर होता है उसके साथ फेकनेस आती है। थर्ड ये होता है आपके बालों का कलर। अच्छा, मार्केट में जो हम अक्सर बाज़ारों में जाते हैं तो वहाँ से जो अच्छी लग रही होती है ना वो लेते हैं। हमारे ध्यान में ये तो अच्छी जो लग रही है, हम पे सूट करे ना करे, उसमें फाइबर है, उसमें सिंथेटिक है, उसमें शाइन बहुत ज़्यादा है, आपके बालों में मैट है और ऊपर वाले बाल जो है वो मैट हुए हुए, नीचे वाले बाल फुल शाइन कर रहे हैं, तो यू नो दैट लुक्स ऑड। सो व्हेनेवर यू वांट टू बाय एक्सटेंशन फॉर योरसेल्फ, तो ये बहुत ख्याल रखना है आपने कि आपने अपने बालों को और अपने फेस कट को देख के एक्सटेंशन लेनी है, क्योंकि एक्सटेंशन सब लगा लेते हैं लेकिन वो किसी के ऊपर बहुत फेक लग रही होती है, किसी के ऊपर बहुत ओवर लग रही होती है। तो एक्सटेंशन कौन सी लेनी चाहिए, सिंथेटिक लेनी चाहिए या फिर फाइबर वाली लेनी चाहिए या फिर उस तरह की एक्सटेंशन लेनी चाहिए जो शाइन वाली हो, अगर आपके बाल शाइन वाले हैं। इस पर करेंगे बात, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद एक छोटा सा ब्रेक। वी आर राइट बैक। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है हेयर एक्सटेंशन की और बात हो रही है हेयर डू की। फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा, आपके पास कई सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, ब्राइड भी आती हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को कि हेयर डू जो है वो किस तरह करना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है लोग सिर्फ शादियों के लिए नहीं, लोग मीटिंग्स के लिए भी हेयर डू करवाने आते हैं, लोग गैदरिंग्स के लिए भी जो है वो अपना हेयर डू करवाने आते हैं, मेकअप करवाने आते हैं इनफैक्ट कि भाई हमें आप एक प्रॉपर जो है वो कॉपरेटिव लुक दे दीजिए या पार्टी लुक दे दीजिए या इवनिंग लुक दे दीजिए। सो इवनिंग लुक के लिए, यानी कि अगर आपने पार्टी में जाना है, जस्ट लाइक आपकी फ्रेंड्स की गैदरिंग है, कोई डिनर है, तो आप क्या लुक कैरी करके जा सकते हैं? अच्छा, मैं आपकी बात को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज़ क्लियर करूंगी कि क्लाइंट्स काइंडली जब आएँ ये ना सोचे कि हमने ये ही करवाना है, बस अच्छा, ये ना सोचें, सही, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि उनके फेस पे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। अब फरा मुझे करीना कपूर बना दीजिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना जी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जॉनरा, अपना एक पर्सनैलिटी, पर्सोना अलग होता है। आपको जो अल्लाह ताला ने बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो यही कहते हैं जी हमें तो दीपिका की तरह आपने हेयर डू कर देना है, हमें तो जी फलाना की तरह कर देना है। भाई वो अलग हैं, आप अलग हैं, आप स्टाइल जो है ना वो देख सकते हैं कि यार किस स्टाइल के बाल बने हुए हैं, क्या कुछ है, लेकिन आप उनकी तरह लग नहीं सकते। आप उनसे बहुत प्यारे लग सकते हैं, आप उनसे ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। छोटी सी आपको बात, एक ब्राइड आई हैं, वो कहती हैं कि मुझे रेडी कर दें ऐसा ऐसा, ठीक है, उनको रेडी कर दिया, उनका झूमर भी लगा दिया, टीका भी लगा दिया, मुझे ट्रेडिशनल लुक चाहिए। अच्छा, ड्रेस भी वो हमसे ही लेकर गई हैं, हम ड्रेसेस प्रोवाइड आई सेट के करते हैं। तो अब कहती हैं कि मुझे ट्रेडिशनल लुक देना है। अच्छा, मेकअप मॉडर्न लुक पे है, लेकिन दुपट्टे के लिहाज से फिर उनको ट्रेडिशनल लुक चाहिए। अब उसमें किरण लगी हुई इतनी बड़ी बड़ी, जब हमने उनको पूरा लुक दे दिया और जब दुपट्टा हमने उनके सर पे रखा तो वो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। अब उनकी जिद तकरीबन आधा घंटा इस चीज़ पर बहस चली है कि नहीं, हम मुझे यही दुपट्टा वेयर करवाएं, इसी को सेट करवाएं। अब मुझे एक बात बताएं, आपने बिल्कुल एक मॉडल लुक लिया है अपने आप और आप उसके ऊपर जो है वो किरण वाला दुपट्टा लगा रही हैं जो कि सूट नहीं कर रहा उस मेकअप के साथ, तो मैं कैसे उसको ओके कर दूं?
मैंने तो उन्हें ओके नहीं किया, मैंने कहा अच्छा लग ही नहीं रहा, आप यहाँ से रेडी होकर जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, हमारा भी नाम खराब होगा और आप भी अच्छी नहीं लगेंगी। ज़ीशान भाई, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, आपको पता भी होगा, चलिए ये तो इन्होंने कहा ना कि हाँ ठीक है मुझे पता होता है कि किसके ऊपर क्या लुक अच्छा लगेगा, लेकिन समहाउ लोगों को भी पता होता है कि हम पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी क्या नहीं लगेगी। तो वो जो सीक्रेट्स होते हैं ना वो अपने पास ना रखा करें, मेकअप आर्टिस्ट को बताया करें कि आप के ऊपर क्या अच्छा लगता है। जस्ट लाइक अगर मेरी बात हो तो मैं कहती हूँ भाई मुझे नहीं लगाएं आप, मस्कारा ना लगाएं ज़्यादा, मुझे लाइनर ना लगाएं ज़्यादा, हैवी मेकअप ना करें, ठीक है। तो ये जो आपके अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट से डिस्कस करेंगे तो ही चीज़ें ठीक होती हैं। इमेजिनेशन पर कभी भी दुनिया नहीं चलती कि आप जाएं मेकअप आर्टिस्ट के पास और ज़ीशान भाई को कहें ज़ीशान भाई आप मेरा बहुत प्यारा मेकअप कर दें। नहीं भाई, आप ज़ीशान भाई को बताएं कि देखें मुझ पर ये चीज़ सूट करती है, मुझ पर ये चीज़ सूट नहीं करती, तो आपने मुझे ऐसे ट्रीट करना है। आप किसी भी प्रोफेशनलिस्ट के पास जब जाते हैं ना तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप किस तरह का मेकअप करते हैं, आपकी लुक, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पता, यू नो बेटर देन एनीवन कि आपके ऊपर क्या सूट करता है। ज़ीशान भाई, एक तो इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं जो आके बैठ जाते हैं और कहते हैं बस आप हमें पता नहीं क्या बना दें, और एक इस तरह के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो कि क्लाइंट की सुनते ही नहीं है और उनको ये कहते हैं, कोई भी उनकी मॉडल हो या कोई भी, वो बस ये कहते हैं जी हमें 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, वी नो कि कैसे बनाना है, और वो वही पुराना वाला उनके अंदर सारी चीज़ें कर देते हैं। उसके बाद होता है झगड़ा कि क्योंकि वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि भाई आज का मेकअप आर्टिस्ट है तो आज की बात होगी, लेकिन वो उनको बना देते पता नहीं इतनी डार्क उनके ऊपर शेड लगा देते हैं जो शेड्स उनके ऊपर जा भी नहीं रहे। मेकअप हो या कोई भी क्रिएटिव काम हो, इसमें आपको एस्थेटिक सेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप लकीर के फ़कीर नहीं हो सकते कि अगर ज़ीशान भाई ने सब लाइनर लेना है तो ज़ीशान भाई पकड़ के सबको लाइनर लगा देंगे, अगर जी जूड़े चल रहे हैं तो सबके लिए जूड़े हैं। हर टाइम, हर 1 से 2 मिनट बाद सिचुएशन चेंज होती है, हर चेहरा अलग होता है, हर मेकअप अलग होता है, हर हेयर स्टाइल अलग होता है। तो अगर इस तरह के जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको भी आप क्या कहेंगे, और इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा बता दें, आप गाइड कर दें उनको। अच्छा, कितना ज़रूरी है? मेरे पास जब भी कोई मॉडल या ब्राइड्स आती है ना, जी, तो सबसे पहले डिपेंड तो हमारे ऊपर ही करी होती है हाँ कि सर आप मीडियम में हैं, आपको जो अच्छा लगे। हाँ, तो मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है, हाँ अपने आप को बड़ा दिखाना है छोटा दिखाना है? हाँ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता, कुछ ब्यूटिशियन पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, हाँ। उनको तो ये लुक देनी है दे दिए। मेरा सबसे पहला ये काम होता है मैं उनको उनकी ईज से कम लेके आऊँ। हाँ बिल्कुल, यंगर लुक दूं। हाँ, क्योंकि मेकअप से तो डिफरेंट, जब आप स्क्रीन पे आते हैं हाँ, तो स्क्रीन पे आने के बाद वैसे वेट आपका पुट ऑन होता है, बिल्कुल। हाँ, आप कुछ पाउंड्स तो हैं वो मोटे आ रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है वो आपकी जो अपनी एक्चुअल जो लुक होती है उससे ज्यादा आप आ रहे होते हैं। और फिर देखिए हम लोग तो माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं, हमें आइडिया होता है इन पे लाइनर बहुत बारीक सूट करेगा, ये ऐश वाला अच्छा लगेगा, ये चौड़ा अच्छा लगेगा। तो हम सामने वाले से पूछते हैं पहले आप हमारी मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, तो 50% बोलता है अच्छा ठीक है। फिर हम कहते हैं कि टोन अप करनी है, थोड़ी सी सवालात होते हैं, जवाब होते हैं, बात करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और जब तक आप फ्रेंडशिप नहीं करेंगे ना, गपशप नहीं करेंगे, सामने वाला बिल्कुल पैक होगा, वो खुलेगा, वो पैक खुलेगा कब, व्हाट इज ये क्या भाई सामने जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, अगर तो वो पता नहीं कब से काम कर रहा है तो वो वही चीज आपके ऊपर अप्लाई कर देगा। जाहिर है उसे पता ही नहीं है कि आपका जॉनरा क्या है, पता नहीं क्या, क्योंकि अपडेट रहना, मेकअप की फील्ड में अपडेट रहना बड़ा ज़रूरी है। रोज़ाना चीज़ें चेंज होती हैं, रोज़ाना नई चीज़ें रोज़ाना आ रही होती है, तो यू हैव टू बी अपडेट। अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को स्किलफुल करें। और ये जो हेयर डू वगैरह होते हैं, जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, ज़रूर जाएँ और बताएं, अपनी लुक्स लेकर जाएँ और बताएं कि ये हमारी लुक्स थी, हमने ये चीज़ें की हैं, आप देखें इसमें ये हम पे अच्छा लग रहा था, ये हम पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारी चीज़ें जो है वो स्टाइलिस्ट पे भी नहीं छोड़ते, सारी चीज़ें मेकअप आर्टिस्ट पर भी नहीं छोड़ते। पहले अपने बारे में अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताते हैं कि भाई ये हमने चुटिया बनाई थी पहले, तो ये इस तरह लग रही थी, ये जूड़ा ऐसे लग रहा था। सो यू हैव टू कम्युनिकेट। और इसके अलावा फिर आप जब जाएंगे और आपके मेकअप आर्टिस्ट आपको रेडी करेंगे तो आप अच्छा तैयार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया फरहा हमारे शो पर आए और इतनी सारी हमें बातें बताई, इतनी सारी हमें टिप्स दी कि भाई आपने कैसी एक्सटेंशन कैरी करनी है, कैसा हेयर डू करना है। शो का टाइम हो गया एंड अप। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ाना की बेसिस पर जो है ना डेली सबको माफ़ कीजिए और खुश रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।